अध्याय 351। जब लुओ फैंग बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी के साथ आदान प्रदान में लगा हुआ था, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन ब्रोलिन का नौवां राजकुमार दूसरे प्राचीन कमरे में था। ब्रोलिन वहां खड़ा मुस्कुराता हुआ चिल्लाया, मैं खजाने के बदले विनिमय करना चाहता हूं। छोटा गुंडा, इतनी जल्दी क्या है? पुराने कमरे में एक गंभीर आवाज गूंज उठी, एक एक करके इस दूसरे बदमाश के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। जिस व्यक्ति ने पहले प्रवेश किया था वह केवल दिखावा नहीं कर रहा था और वास्तव में खजाने का आदान प्रदान कर रहा था। ब्रोलिन के दिमाग में एक विचार आया, जिसके बाद वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद कर ली और वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में प्रवेश कर गया। वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड। यह एक बहुत बड़ा शहर था। इसमें कई महल थे जो लगातार बने हुए थे, जिनमें से एक अगोचर बैंगनी रंग का महल था। इस महल के बाहर दो रक्षक खड़े थे। महल के भीतर सिंहासन पर एक सुंदर पीली त्वचा वाला व्यक्ति दिखाई दिया। ये नौवां राजकुमार ब्रोलिन था। ज्यादातर काले कपड़े पहने, बागे के चारों ओर सोने की कढ़ाई के साथ, ब्रोलिन सिंहासन पर बैठे तुरंत अपने 9 अंगरक्षकों के साथ संचार के लिए अनुरोध किया। उनके 9 अंगरक्षक सभी उनके गुलाम थे जो पूरी तरह से उनके प्रति वफादार थे। निस्संदेह महल खुलने पर एक की मृत्यु हो गई। सौभाग्य से थंडर कैसल की गड़गड़ाहट ने अंतरिक्ष रिंग को नष्ट नहीं किया, इसलिए उस अंगरक्षक की अंतरिक्ष रिंग के भीतर की लेजर गन क्षतिग्रस्त नहीं हुई। बड़े महल के भीतर एक छाया दिखाई दी, जो काले गार्ड की वर्दी पहने हुए थी, जिसके बाल हरे रंग की लौ जैसे थे जो कि नुकीले थे। महामहिम, गार्ड सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठ गया। ब्रोलिन ने ऊपर से अपने गार्ड पर नजर डालते हुए आदेश दिया, वहां एक गुंडा था जो मेरे आने से ठीक पहले थंडर कैसल में दाखिल हुआ था। एक ने हेलमेट के साथ सोने का कवच पहना हुआ था। उसके पास कई थंडरस्टोन है और वह वर्तमान में थंडर कैसल के जीवित एआई के साथ खजाने का आदान प्रदान कर रहा है। क्या? गार्ड हैरान रह गया। कभी कभार लोग थंडर कैसल में प्रवेश कर जाते थे, जिनमें से बहुत से केवल धोखेबाज थे। बहुत कम लोग वास्तव में खजाने का आदान प्रदान करते थे। मुझे पूरा यकीन है कि वह वास्तव में खजाने का आदान प्रदान कर रहा है, ब्रोलिन ने ठंडे स्वर में कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस पर नजर रखें। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? समझा, गार्ड ने आदरपूर्वक कहा। ब्रोलिन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, जिसके बाद उसका शरीर सिंहासन से गायब हो गया। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति ब्रोलिन के प्राचीन कमरे में चला गया। ब्रोलिन ने मुस्कुराहट प्रकट की। छोटा गुंडा, तुम किसके बदले विनिमय करना चाहते हो? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उसकी ओर देखा। विरासत क्रिस्टल बॉल का पहला खाता पासकोड। ब्रोलिन ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा, और एक जीवन फल। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। जब ब्रोलिन आदान प्रदान कर रहा था, लुओ फेंग थंडर महल के विशाल प्रवेश द्वार से बाहर चला गया था। जिस क्षण वह बाहर निकला, दूरी में अलग थंडर महल के आसपास 200,000 तक की सहयोगी सेना के साथ कम से कम लगभग 10,000 लोग थे। उसे ध्यान से देखना, उसके कार्यों को देखते हुए लुओ फेंग हालांकि स्थिर था। वहां लोग लगातार थंडर महल में प्रवेश कर रहे थे, जिनमें से कई धोखेबाज थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि उन्होंने वास्तव में खजाने का आदान प्रदान किया था। वह जो महामहिम के सामने प्रवेश किया। लुओ फेंग को देख रहे 10,000 लोगों में से कुछ गुप्त उद्देश्यों के साथ आनुवंशिक ऊर्जा के माध्यम से संचार कर रहे थे। लुओ फेंग मित्र सेना की भीड़ में घुल मिल गया। कुछ देर तक भीतर भटकने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात होंग थंडर गॉड टाई नान हे और एओगू से हुई। एओगू ने स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर एक आत्मा अवरोध फैला दिया, जिससे किसी को भी सुनने या सुनने से रोक दिया गया। ये कैसे चलेगा? होंग और थंडर गॉड ने लुओ फेंग की ओर देखा। योजना के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा। लुओ फेंग मुस्कुराया, एक जीवन फल, 2 स्तर 5 हथियार। वज्र भगवान प्रसन्न थे। ये बहुत अच्छा है। एक जीवन फल आपके बादल संपर्क बेल को बहुत विकसित होने देगा। इस तरह इस दुनिया में हमारी छोटी टीम पहले की तरह दुखद नहीं होगी। जैसे ही हम किसी बड़ी टीम से मिलेंगे तो भाग जाना होगा। पहले निवेश करें, तभी लाभ मिलेगा। होंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे भाई, तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने क्या कहा था। जब हमें वज्रपात का एक और बैच मिलेगा, तो तुम्हें मेरी क्लाउड संपर्क बेल के लिए एक और जीवन फल भी प्राप्त करना होगा। निश्चित रूप से, लुओ फेंग मुस्कुराया। तस्क थंडर भगवान ने अपनी नाक रगड़ी। होन की ओर देखते हुए कहा, बहुत अधिक उम्मीद मत करो। जीवन फल एक अच्छी चीज है। अगर तीसरा भाई इसके बदले में आता है, तो अन्य भी कर सकते हैं। और ये कुल मिलाकर 3 ही है।
जब तक हमें वज्रपात का एक और जत्था मिलेगा, कौन जानता है कि कुछ बचेगा भी या नहीं। होंग ने थंडर गॉड के मजाक की परवाह नहीं की। इस पूरी विनिमय योजना पर लुओ फेंग द्वारा होंग और थंडर गॉड के साथ चर्चा करने के बाद वे पूरी तरह से सहमत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले नहीं जानते थे कि जीवन फल मेघ संपर्क बेल को अत्यधिक विकसित करने में सक्षम होगा। होंग ने यहां तक कहा, बाद में जब उन्हें मौका मिलेगा तो वह भी चाहेंगे कि उनकी क्लाउड संपर्क बेल विकसित हो। हालांकि लुओ फैंग की तुलना में होंग की क्लाउड संपर्क बेल पहले ग्रेड में बहुत कम थी। लुओ फैंग की क्लाउड संपर्क बेल वर्तमान में स्टार लेवल 4 थी, जबकि होंग की बेल ने अभी स्टार लेवल 1 में कदम रखा था। इसलिए जीवन फल की अतुलनीय रूप से बड़ी मात्रा में शुद्ध जीवन ऊर्जा के साथ लुओ फैंग की बेल को झेलने में सक्षम होने की एक बड़ी गारंटी थी और इसे अवशोषित करें। दरअसल इस बार हमने जिन हथियारों का आदान प्रदान किया, उससे हम पहले से ही कई काम करने में सक्षम होंगे। वज्र देवता सभी मुस्कुरा रहे थे। पर्याप्त धन के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लुओ फैंग भी उत्साहित था। आइस सोल ब्लेड और प्रेशस स्पेस कॉल्ड्रॉन, ये स्तर 5 आनुवंशिक ऊर्जा और आध्यात्मिक हथियार थे। ये ऐसे हथियार थे जिनका उपयोग केवल सेक्टर लॉर्ड्स ही कर सकते थे। और लुओ फैंग, होंग और थंडर गॉड के लिए जो केवल स्टार स्तर के थे, उनके लिए ये दोनों हथियार किसी भी काम के नहीं थे। यदि लुओ फैंग ने लेवल 5 के हथियार का उपयोग किया होता, तो इसकी शक्ति की तुलना संभवतः उड़ने वाले शटल के उपयोग से भी नहीं की जा सकती। सबसे अच्छा हथियार वह था जो उपयुक्त था। ये दोनों हथियार केवल अदला बदली करके बेचने थे। ये लेवल 5 के हथियार थे। एक दुनिया के भीतर उन्हें बेचना एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बाहर वे भाग्य के लायक थे। ये दो स्तर 5 हथियार अतुलनीय मात्रा में धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे सोचना होगा कि मैं बाद में इतने सारे पैसे का क्या करूंगा। वज्र देवता बुदबुदाया। सबसे पहले हमें नुलान शान परिवार से छुटकारा पाना होगा। होंग ने गंभीरता से कहा, जब तक वे आसपास हैं, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। बाकी सभी से निपटना आसान है, लेकिन इस नुलान शान से निपटना कठिन है। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। यूनिवर्स स्तर के दास खरीदते समय कोई अधिक से अधिक 9 स्तर का दास खरीद सकता है। ये गुलामों का उच्चतम स्तर है। और वह नुलान शान, उसके पास वास्तव में बैटल एक्स फाइटर का खिताब है। सामान्य ब्रह्मांड स्तर के योद्धा भी उसके मुकाबले के नहीं है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, हम पैसों से काम चला लेंगे। वज्र देवता मुस्कुराए। पहले सब लोग आराम कर लें। लुओ फेंग ने गंभीरता से कहा, हम रात होने तक इंतजार करेंगे और मित्र सेना को छोड़ देंगे। क्लाउड संपर्क बेल को विकसित करने के लिए इसे सबसे पहले अपने पूर्ण आकार और संरचना को उजागर करना होगा ताकि यह आसानी से सबसे अधिक जीवन ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम हो सके। और इसके विशाल रूप और स्वयं विकास के शोर के साथ इस केंद्रीय क्षेत्र में ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, हम रात होते ही निकल जाएंगे। लुओ फेंग और उनकी 5 लोगों की टीम मित्र सेना के भीतर बहुत सामान्य थी। हालांकि वहां लोग छिपकर उन्हें देख रहे थे। मित्र देशों की सेना में करीब 200,000 लोग थे। स्टार स्तर के खोजकर्ता की विशेषताओं के साथ उन्हें पृथ्वी के सैनिकों की तरह एक साथ निचोड़ना असंभव था। जैसे ही किसी तारे का स्तर तेज और तेज होता है, वह पलक झपकते ही कुछ किलोमीटर दूर गायब हो जाएगा। और यह अभी भी केवल एक दुनिया के भीतर की दुनिया के कारण था। इसलिए समूहों के बीच का स्थान बहुत बड़ा था। लुओ फैंग की टीम को बारीकी से इकट्ठा किया गया था, बाकी को लापरवाही से चारों ओर समूहित किया गया था। और कुछ बड़ी टीमें तो उनकी आपस में दूरी 1 से 2 किलोमीटर थी। यदि वे बहुत करीब होते तो प्रबंधन करना कठिन होता। स्टार स्तर तक वे एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे, पलक झपकते ही वे एक दूसरे तक पहुंच सकते थे। अतः संपूर्ण मित्र सेना 60 से 70 किलोमीटर तक बिखर गई। और शक्तिशाली नौवें राजकुमार ब्रोलिन, उनकी सेना सबसे मध्य क्षेत्र में थी। लुओ फैंग की टीम से 30 किलोमीटर से अधिक दूर, इससे बाबाटा के लिए ब्रोलिन को पकड़ना असंभव हो गया। और ब्रोलिन की स्कैनिंग प्रणालियां ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पवित्र भूमि से थीं। बाबाटा की तुलना में वे इतने दूर नहीं थे। रात हो गई, तेज हवाएं चलने लगी। बू लुओ लिन पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। महामहिम, कैमलॉट ने सम्मानपूर्वक कहा, आपने उस 5 सदस्यीय टीम को नजरअंदाज नहीं किया है। बू लुओ लिन की आवाज बहुत शांत थी। नहीं, कैमलॉट ने आदरपूर्वक कहा, महामहिम मित्र सेना से 20,000 लोगों को बुलाते हैं।
चारों ओर हमारी रणनीतिक तैनाती के साथ लगभग संपूर्ण सहयोगी सेना शिविर हमारी निगरानी में है, और चूंकि पूरी सेना केवल कुछ दसियों किलोमीटर तक फैली हुई है, इसलिए उस 5 सदस्यीय टीम के पास हमारी नजरों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रोलिन ने उत्तर दिया, अचानक अपनी आंखें खोलकर कैमलॉट पर तेज चाकू की तरह चमकते हुए कैमलॉट थोड़ा झुक गया। समझौते के अनुसार मित्र सेना के भीतर किसी भी हत्या की अनुमति नहीं है। ब्रोलिन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं भी नियम नहीं तोड़ना चाहता, बस उन पर नजर रखना चाहता हूं। जैसे ही वे सहयोगी सेना क्षेत्र से बाहर निकले, तुरंत एक छोटी टीम भेजे और उन्हें मार डाले, उनका सारा भंडारण सामान ले लें, समझे? हाँ महाराज, कैमलॉट ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। ठीक है, जारी रखें, ब्रोलिन ने उदासीनता से कहा। कैमलॉट ने सम्मानपूर्वक तंबू छोड़ दिया। इस समय एक आदमी एक पैर पर घुटने टेकते हुए अंदर आया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, महामहिम, छठी बड़ी टीम ने आज 6 अन्य टीमों को मार डाला, लगभग 5000 खोजकर्ता। उन्होंने लगभग 2.59 मिलियन थंडरस्टोन प्राप्त किए, जिसके बाद उन्होंने सम्मानपूर्वक एक स्पेस रिंग सौंपी। हम, छठी बड़ी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रोलिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अन्य बड़ी टीमों को बताएं, उन्हें कड़ी मेहनत कराएं, समय का सदुपयोग करें और अधिक प्रतिभाएं हासिल करें। तंबू के भीतर ब्रोलिन ने अंतरिक्ष की अंगूठी पकड़ रखी थी, उसे अपने हाथ में तौलते हुए एक अहंकारी आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाते हुए, हमारे पास लगभग 10 मिलियन वज्र पत्थर है। हमारे पास लगभग 10 मिलियन वज्र है। हमें दूसरे पास कोड के बदले विनिमय करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में वज्रपात लगभग खोद कर साफ कर लिए गए हैं, अब केवल वज्रपात के लिए मारना और लड़ना ही शेष रह गया है। 9वें राजकुमार ब्रोलिन जैसे ऊंचे व्यक्ति के लिए भले ही ये 20 लाख लोग मर जाएं, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी मां का परिवार अतुलनीय रूप से मजबूत था। उन्होंने ब्रह्मांड में बहुत से ताकतवर लोगों को कमजोरों को खाते हुए देखा था। एक आदेश के साथ 10 ग्रह और उनके नागरिक गुलाम बन सकते थे। ऐसी शक्ति के साथ वज्रपात के लिए इन अन्य टीमों को मारना एक बहुत ही कठिन काम बन गया। उसके लिए स्वाभाविक बात, जहां तक लुओ फैंग को मारने के लिए एक टीम को आदेश देने का सवाल है, ब्रोलिन को वास्तव में इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। 5 लोगों की वह छोटी सी टीम उसके लिए चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके एक आदेश के परिणामस्वरूप बस कुछ चींटियों को कुचल दिया जाता था। अध्याय 352। लुओ फैंग, होंग और थंडर ने एक दूसरे पर नजरें डाली और मुस्कुराने लगे। चल दर, लुओ फैंग ने धीरे से कहा। 5 लोगों की टीम तेजी से खड़ी हो गई और लापरवाही से सेना के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। मित्र सेना में प्रवेश करना ही कठिन था, जिसके लिए पहचान की आवश्यकता थी। किसी भी शक्ति या संगठन से बाहर किसी को भी प्रवेश करने से मना किया गया था, हालांकि बाहर जाना आसान था। आखिरकार बड़ी शक्तियां वज्रपात करने के लिए लगातार लोगों को अंदर बाहर भेजती रहीं। प्रवेश करने और जाने वाले लोगों की संख्या वास्तव में कम नहीं थी। कप्तान, वे 5 लोग जा रहे हैं। जब छोटी टीम आगे बढ़ने लगी तो 9वें राजकुमार के अधीनस्थ तैयारी कर रहे थे। किसी को यह जानना होगा कि 9वें राजकुमार ने 220,000 से अधिक लोगों को नियंत्रित किया। 7 बड़ी टीमों में से प्रत्येक में 30,000 लोग थे, और उनकी छोटी टीमें भी प्रति टीम 1000 थी। जहां तक निगरानी समूह की बात है, वह भी 1000 लोगों की एक छोटी सी टीम थी जो शिफ्टों का आदान प्रदान करती थी। देर रात तेज हवाओं के बीच लुओ फैंग की टीम मित्र देशों की सेना के अड्डे से दूर उड़ गई, और उनके पीछे 1000 लोगों का एक दल भी आकाश में उड़ गया और उनके पीछे हो लिया। हर कोई उतावला और अधीर न हो। यह अभी भी मित्र देशों की सेना के अड्डे के करीब है। जिस क्षण वे आधार के मैदान में फिर से प्रवेश करेंगे, हम कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। हम पहले अनुसरण करेंगे और एक बार थोड़ी दूरी बन जाने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। 1000 लोगों की टीम का कप्तान अपनी टीम से धीरे से बात कर रहा था। मध्य हवा में आगे लुओ फैंग की टीम। हा, रोमांचकारी, रोमांचकारी। आकाश में ऊंचे स्थान पर थंडर गॉड की आवाज गूंज उठी और वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। मैं पहले से ही जीवन फल और 2 सेक्टर लॉर्ड हथियारों के बारे में सोचकर अनियंत्रित रूप से उत्साहित महसूस कर रहा हूं। यहां आने से पहले मैं भी चिंतित था कि आदान प्रदान के बाद हमें समस्याएं होंगी। होंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। पहले और दूसरे भाई बादल संपर्क बेल के विकास के बाद ये और भी रोमांचकारी होगा। लुओ फैंग मुस्कुराया, उसका दिल प्रत्याशा से भर गया।
पहले जब वे थंडरस्टोन के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वे पूरी तरह से बेबी के शुरुआती स्कैन और पत्थरों की खोज पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें इतना कुछ मिला। और जब 20 मिलियन की खोजकर्ता सेना विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची और अन्य सभी वज्रों को खोद डाला, उसके बाद जो हुआ वह सबसे क्रूर और क्रूर नरसंहार का काल होगा। इस बात पर लुओ फेंग निश्चित रूप से आश्वस्त था। सेक्टर लॉर्ड के कुछ मातहत खजाने का आदान प्रदान करने में सक्षम थे, जबकि अन्य नहीं। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें स्वाभाविक रूप से मारने और लूटने का आदेश दिया जाएगा। उन सेक्टर लॉर्ड्स की नजर में भले ही वे 10,000 खोजकर्ता खो दें, इसका कोई मतलब नहीं था। क्या हो रहा है? हमारे पीछे एक टीम चल रही है। लुओ फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बातचीत की। वहां वास्तव में एक है। वज्र भगवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वे हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या उन पर और अधिक बिजली गिरेगी और वे वैसे ही आगे बढ़ेंगे? होंग ने कहा। आइए अपनी गति बढ़ाएं और एक मोड़ लें। लुओ फेंग ने संचार किया। टाई नान हे और एओगू ने उसकी आज्ञा का पालन किया। जब पांचों ने मध्य हवा में एक चाप बनाया और अपनी गति बढ़ा दी, तो प्रकाश की 5 किरणें बाईं ओर मुड़ गईं। उनके पीछे 1000 लोगों की टीम थी। कप्तान, वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे और सहयोगी सेना के बीच लगभग कुछ 100 किमी की दूरी है। सब लोग सुने, सबसे तेज गति से आगे वाली 5 सदस्यीय टीम का पीछा करें और उन्हें मार डालें। कप्तान ने आदेश दिया। अंधेरी रात में काले मिश्र धातु के कवच पहने स्टार स्तर 9 के खोजकर्ताओं ने आदेश का पालन किया। रात के आकाश में प्रकाश की किरणों में एक एक करके अत्यधिक गति से विस्फोट किया। ये हजारों टूटते तारों के समान था, अलग अलग गति से 5 टूटते तारों की ओर तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे टूटते सितारे तेजी से सामने वाले सितारों की बराबरी कर रहे थे। वे सभी स्पिरिट हथियारों पर स्टार लेवल 9 स्पिरिट रीडर थे, लुओ फेंग के समूह की तुलना में बहुत तेज। लुओ फेंग के समूह में केवल स्टार स्तर 9 एओगू ही उनकी तुलना कर सकता था, और वह होंग और थंडर गॉड दोनों को ले जाने में व्यस्त था। वे पकड़ रहे हैं। थंडर भगवान की अभिव्यक्ति बदल गई। मास्टर, जल्दी से भाग जाओ। एओगू का बूढ़ा चेहरा डर से भर गया था। रोशनी की किरणें भयानक गति से उनकी ओर बढ़ रही थीं, जिससे लगभग तुरंत ही दूरी 1 किलोमीटर से भी कम हो गई। हम क्या करते हैं? थंडर गॉड और हॉर्न के भाव चिंतित थे। टाई नान हे और एओगू, 2 स्टार लेवल 9 गुलाम भी चिंतित थे। इसके पीछे 1000 स्टार लेवल 9 खोजकर्ता हैं। लुओ फेंग ने अपनी बाह की स्क्रीन पर देखा। उसका दिल ठंडा हो रहा था। रोशनी की 1000 किरणें तेजी से उन पर बंद हो रही थी। उसने देखा जैसे वे निगलने वाले थे। एओगू और टाई नान, उन्होंने लुओ फेंग, थंडर गॉड और होन को चिंतित रूप से देखा, क्योंकि वे जल्दी से दौड़ रहे थे। थंडर की दुनिया, एक दुनिया के भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से लुओ फेंग अंदर से एक गड़बड़ी में थे। भले ही उनकी टीम को बार बार खतरे का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे पहले कभी भी इस पूरी तरह से जबरदस्त स्थिति के इतने करीब नहीं थे। पूरे 1000 लोगों की स्टार लेवल 9 सेना, अगर वे सभी अपने हथियारों के साथ एक साथ हमला करते, तो ये तुरंत खत्म हो जाता। क्या उसे सुनहरे सींग वाले जानवर का उपयोग करना चाहिए? हालांकि वे मित्र देशों की सेना के अड्डे से बहुत दूर नहीं थे। जैसे ही यह बात सामने आती, ये सबके सामने आ जाता। और जिस क्षण सुनहरे सींग वाले जानवर के अस्तित्व का पता चला, कई अमर प्राणी कैंगलैंड स्टार पर आएंगे और सुनहरे सींग वाले जानवर लुओ फेंग को ले जाएंगे, जिससे वह गुलाम बन जाएगा। जानवरों को वश में करना, गुलामों की आत्मा की छाप आदि, विशाल ब्रह्मांड के भीतर, ये सिर्फ यू मो मास्टर नहीं था जो इन तकनीकों को जानता था। जब वह समय आया, लुओ फेंग को किसी का गुलाम बनना तय था। मार डालो, कप्तान ने आदेश दिया। हाँ, पीछे से कुछ 100 आवाजें गूंजी। जमीन और आसमान दोनों को कवर करते हुए। ये धुंधला था और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक हथियार उड़ रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था मानो लुओ फेंग के समूह पर बारिश हो रही हो। उस समय होन, थंडर गॉड, टाई नान हे और एओगू थे। निराशा। बाहर आओ। लुओ फेंग ने बड़ी संख्या में ब्लेडों को सीधे देखा। उन पांचों के सामने एक बड़ी वस्तु प्रकट हुई। कोई केवल दुर्घटना की आवाज सुन सकता था। बड़ी वस्तु बिल्कुल भी नहीं हिली। यह एक डिस्क के आकार का ब्रह्मांड जहाज था, जिसका व्यास लगभग 100 मीटर था, जो पूरी तरह से काला, सीनोग्रेड था। यूनिवर्स स्तर 5 या 6 के लिए इस जहाज को नुकसान पहुंचाना कठिन होगा। ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता था कि वे कब जहाज का उपयोग करेंगे। हालांकि कैंगलैंड स्टार डॉकिंग बे पर एक जहाज था। हालांकि अपने शिक्षक के पहले खाते के पैसे से लुओ फेंग के लिए कुछ अन्य ब्रह्मांड जहाज खरीदना आसान था।
वह वास्तव में एक जहाज लाया था। उसके पास एक भंडारण वस्तु होनी चाहिए जो 100 मीटर से अधिक चौड़ी हो। सैकड़ों स्टार लेवल 9 स्पिरिट रीडर्स ने हमले की पहली लहर विफल होने के बाद तुरंत अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और तुरंत अपने हथियारों को बिजली की तरह तेजी से ब्रह्मांड जहाज के चारों ओर घुमाया और सीधे लुओफैंग के समूह की ओर बढ़ गए। लुओफैंग, होंग और थंडर गॉड तेजी से जहाज के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। सौभाग्य से जब लुओफैंग ने जहाज को बाहर निकाला तो प्रवेश द्वार ठीक उनके सामने था। हालांकि उनकी उड़ान गति स्पिरिट हथियारों की तुलना में बहुत कम थी। सौभाग्य से वे इससे बहुत दूर नहीं थे। जल्दी से होंग और थंडर भगवान की आंखें लाल हो गईं। तेजी से दौड़ना। लुओ फैंग की आंखें भी लाल हो गईं। एओगू और टाइनान ही अंतिम दो पीछे थे। उन सैकड़ों आत्मिक हथियारों ने एक विशाल चाप बनाया और एकत्र होकर पीछे से बरसने लगे। हथियारों को सबसे पहले ब्लॉक करने वाला स्टार लेवल 9 फाइटर टाइनान हे था और उसके पीछे स्टार लेवल 9 स्पिरिट रीडर एओगू था। तीरों की बारिश की तरह स्पिरिट हथियारों ने टाइनानहे को तुरंत काट दिया, उसे कागज की तरह फाड़ दिया। उस पर एक ही बार में हमला करने वाले सैकड़ों समान लेवल के स्पिरिट हथियारों के खिलाफ, यहां तक कि एक बैटल एक्स स्टार लेवल फाइटर भी बिना किसी संदेह के तुरंत हार जाएगा। बाहरी प्रवेश द्वार और भीतर का द्वार बंद कर दिया गया। बाहरी दुनिया को पूरी तरह से बंद कर देना। ब्रह्मांड जहाज की गति बहुत तेज हो गई, जिससे स्टार स्तर 9 के खोजकर्ताओं का समूह बहुत पीछे छूट गया और बिना किसी निशान के तेजी से गायब हो गया। हवा में तैरती 1000 लोगों की सेना के धुंधले चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे जहाज असहाय होकर उनकी नजरों से दूर चला गया हो। 1000 लोगों ने 5 को मार डाला और वे भाग गए। कप्तान, जिसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था, क्रोधित हुआ। मैं 9वें राजकुमार को इस तरह कैसे उत्तर दूं? कैप्टन, आप हमें दोष नहीं दे सकते। कौन जानता था कि उसके पास एक ब्रह्मांड जहाज है? सही है, एक ब्रह्मांड जहाज कम से कम 100 मीटर का होता है। उनमें से 5 में से एक ऐसा था जिसके पास वास्तव में इतना बड़ा भंडारण स्थान था। यह अविश्वसनीय है। कप्तान ने सिर हिलाया। इतना बड़ा भंडारण स्थान, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। ब्रह्मांड जहाज तेजी से केंद्र क्षेत्र से निकल रहा था। इसकी गति उनकी उड़ान गति से कम 100 से 1000 गुना अधिक थी। जल्दी आओ गू, म्यू या क्रिस्टल के भीतर जीवन ऊर्जा को अवशोषित करो। लियो फैंग, होंग और थंडर गॉड उत्सुकता से एओगू को घेर रहे थे। उस पर मिश्र धातु कवच लंबे समय से चला गया था। उसकी छाती के नीचे उसका निचला शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था, केवल ऊपर का हिस्सा ठीक था। पहले सैकड़ों स्पिरिट हथियारों का हमला जो उनके ठीक सामने था, टाइनान वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया, उसका कोई टुकड़ा नहीं बचा। और एओगू जो टाइनान के पीछे था, उसने हाइब्रिड तांबे के सार पर भरोसा किया और मुश्किल से अपने सिर की रक्षा की। जहां तक उसकी छाती के नीचे का सवाल है, उस पर एक के बाद एक हथियार से हमला किया गया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हु जीवन ऊर्जा के धागे एओगू के शरीर में घुस गए। कमीने, लुओ फैंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके सीने में गुस्सा उबल रहा था। बाबा, वे किसके लोग थे? संबद्ध सेना के सभी लोगों की उपस्थिति और जानकारी दर्ज की गई है। ये 1000 लोग 9वें राजकुमार ब्रोलिन के अधीन है। बाबाटा ने कहा। जब लुओ फैंग ने पहली बार मित्र सेना में प्रवेश किया, जब वह भीतर आराम कर रहा था, बाबाटा ने स्वाभाविक रूप से संबद्ध सेना के भीतर सभी की बुनियादी जानकारी दर्ज की। उदाहरण के लिए गंध, रूप, शक्ति आदि। ब्रोलिन, लुओ फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अंदर से और भी क्रोधित हो गया। वह मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। यह शायद खजाने के कारण है। बाबाता ने कहा। उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने खजाने का आदान प्रदान किया है? वहां लोग अक्सर वज्र महल में जाते हैं। लुओ फैंग अविश्वसनीय रूप से भयानक महसूस कर रहा था, खासकर जब से उसके दो अंगरक्षक टाइनानहे की मृत्यु हो गई थी और एओगू भी लगभग मर गया था। मनुष्य पौधों या पेड़ों की तरह नहीं था, उसमें भावनाएं थी। हालांकि वे दास थे जिन्हें उसने खरीदा था। उनकी आवाजें चिल्लाने लगी, स्वामी, जल्दी से भाग जाओ। ये बात अभी भी उसके मन और कानों में गूंज रही थी। जब खतरा और संकट आया, तो दोनों ने उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। ब्रोलिन, लुओ फैंग अंदर से बेचैनी से क्रोधित हो उठा। लुओ फैंग, अभी इस पर ध्यान मत दो। भले ही आपने गोल्डन हॉन्ट बीस्ट का उपयोग नहीं किया, फिर भी आपने एक ब्रह्मांड जहाज का उपयोग किया। यह अभी भी बड़ी मुसीबत है। बाबाटा ने कहा। 100 मीटर से अधिक चौड़ी भंडारण वस्तु अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। जब मैंने इसे तुम्हें दिया था, तो मैंने तुमसे कहा था कि इसे कभी प्रकट मत करना।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक विशेष ग्रेड के भंडारण आइटम है, केवल कुछ ही डोमेन लॉर्ड्स के पास है। और पहले की उस लड़ाई के बाद ब्रोलिन अब निश्चित रूप से आप पर नजर रखेगा। अब जब वह आपकी तलाश कर रहा है तो आपको परेशानी होगी। मुझे देख रहे हो, मैं उसे देख रहा हूं। लुओ फेंग दहाड़ उठा। अध्याय 353। ब्रोलिन। लुओ फेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं, उनमें से चटकने की आवाजें आने लगी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं, भीतर से भड़क उठी। तीसरे भाई, तुम ठीक हो? हांग जो उसके बगल में था उसने चौंक कर पूछा, एक गहरी सांस लेते हुए, अपने क्रोध को जोर से दबाते हुए। कोई बात नहीं। लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया। कोई और नहीं जानता था, लेकिन लुओ फेंग बहुत स्पष्ट था कि सुनहरे सींग वाला जानवर बनने के बाद वह उसकी विशेषताओं से प्रभावित था। जब उसने किलिंग फील्ड्स में नरसंहार किया तो उसे बड़ी राहत महसूस हुई, हालांकि जब से उसने खुद को उस पागलपन से मुक्त किया, उसकी हड्डियों के भीतर हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। बिल्कुल एक तेज नशे वाले जहर की तरह, जब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह फिर से जहर पी लेता और उससे छुटकारा पा लेता, हालांकि लत और भी मजबूत हो जाती। एक सिद्धांत ये था कि लुओ फेंग अब हत्या का आदी हो गया था। और गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट, अंतरिक्ष जानवरों की 12 प्रजातियों की प्रमुख वंशावली के रूप में, अपनी मजबूत आक्रामक विशेषताओं के साथ, इसकी ठंडी बर्बरता और क्रूरता पूरी तरह से इसकी हड्डियों और आत्मा से थी। किसी ने भी दयालु और सौम्य गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट के बारे में कभी नहीं सुना था। तीसरा भाई, वज्र देवता भी ऊपर चले गए। मैं ठीक हूँ। लुओ फेंग बुरी तरह से घायल एओगू के पास बैठ गया, उसके गहरे लाल बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा अभी भी चोटों के कारण पीला पड़ गया था, इससे लुओ फेंग ने अपने होठों को काट लिया। लुओ फेंग ने अपने दो बड़े भाइयों, होंग और थंडर गॉड की ओर देखा। दोनों उसके दादा बनने के लिए काफी बूढ़े थे, बेशक वे स्वाभाविक रूप से सबसे छोटे, अद्वितीय, प्रतिभाशाली तीसरे भाई की परवाह करते थे। पहले और दूसरे भाई, आराम करो, मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं आने दूंगा। लुओ फेंग ने कहा। ओह, यह अच्छा है। थंडर गॉड ने सिर हिलाया। हम इस शिकायत को नहीं भूल सकते, लेकिन हमें शांत रहना होगा। ठीक उसी तरह जब आपके बड़े भाई और मैंने पहले महान निर्वाण काल का अनुभव किया था, जानवरों के हमलों से कई इंसान मारे गए थे और शहर नष्ट हो गए थे। हम चाहे कितने भी क्रोधित क्यों न हो, फिर भी हमें इसे सहन करना पड़ा। उसकी तुलना में इस छोटी सी शिकायत का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जब हमें मौका मिलेगा, हम उसे मार डालेंगे। थंडर भगवान ने लापरवाही से कहा। अनुभव के मामले में होंग और थंडर गॉड वास्तव में लुओ फेंग की तुलना में बहुत अधिक अनुभवी थे। मैं समझता हूँ। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। इसके अलावा उन लोगों को 9वें राजकुमार ब्रोलिन द्वारा भेजा गया था। उनकी तुलना में हमारे पास कोई प्रतिरोध नहीं है। ब्रोलिन, होंग और थंडर गॉड दोनों अचंभित रह गए। सही। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। जब हम पहले सहयोगी सेना के आसपास घूमते थे, तब मैंने निगरानी उपकरण के साथ सभी के डेटा और उपस्थिति को रिकॉर्ड किया था। वे ब्रोलिन के अधीनस्थ हैं। ये परेशानी वाली बात है। वज्र भगवान ने अपना सिर हिलाया। इस शिकायत का बदला चुकाना कठिन होगा। होंग ने अपना सिर हिलाया। हमें इसे लंबे समय तक सहन करना होगा। ब्रोलिन, विशाल ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार क्षेत्र में स्थिति का वह स्तर, निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्रों में से एक माना जाता था। नान वह मौत है, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। थंडर गॉड ने व्यंग्य किया। मुझे विश्वास नहीं है कि ब्रोलिन के नियंत्रण में आने पर अन्य शक्तियां बस देखती रहेंगी। आखिरकार 2 मिलियन की सेना में से ब्रोलिन केवल 220,000 से कुछ अधिक को नियंत्रित करता है। जब लड़ाई वास्तव में शुरू होगी तो हम उसे महत्वपूर्ण समय पर पकड़ लेंगे। इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि क्लाउड संपर्क बेल भी विकसित न हो जाए। लुओ फेंग ने कहा। यूनिवर्स जहाज लगातार खुद को मध्य क्षेत्र से दूर करता गया और तेजी से बाहरी रिम्स की ओर उड़ता रहा। एक विश्व के भीतर एक ब्रह्मांड जहाज के प्रकट होने की खबर यथासंभव फैलाई गई। एक विश्व के बाहरी दायरे में, विशाल असमान पर्वत श्रृंखला में, एक ब्रह्मांड जहाज फिर से गायब होने से पहले मध्य हवा में दिखाई दिया। पर्वत श्रृंखला के भीतर एक अंधेरी गुफा में। पहले और दूसरे भाई, आप दोनों एओगू की देखभाल में मदद करते हैं। लुओ फेंग ने कहा। मास्टर, मैं ठीक हूँ। एओगू चिल्लाया। वो पहले से काफी हद तक ठीक हो गया था। लुओ फेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए तेजी से कुछ किलोमीटर दूर गुफा से बाहर निकल गया।
पर्वत श्रृंखला पर वनस्पति और पेड़ 10 मिलियन वर्षों से विकसित हुए थे। ये घना और हरा भरा था। मिश्र धातु कवच पहने हुए लुओ फेंग मिट्टी की जमीन पर खड़ा था। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी और वह अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहा था। लुओ फेंग ने अपने विचार व्यक्त किए। चीख। क्लाउड कॉन्टैक्ट बेल ने खुशी से उत्तर दिया। लुओ फेंग ने अपने दोनों हाथ खोले और तुरंत बेलें पागलों की तरह फैल गईं, सभी दिशाओं में छेद करने लगी। लुओ फेंग को वेंटर के रूप में इस्तेमाल करते हुए बेलें लगभग 1 मीटर मोटी थी और उनकी लंबाई इतनी अधिक थी कि अंत से देखा नहीं जा सकता था। अंत लगभग सुपर बड़े सांपों की तरह जो ढका हुआ था। जमीन और आसमान दोनों घूम रहे थे। साथ ही उन मोटी और लंबी लताओं से छोटी छोटी लताएं और यहां तक कि पत्तियां भी फैल गईं। इसने जमीन और आसमान को ढक लिया। बड़ी संख्या में बेलें और जड़ें सीधे मिट्टी में खोदी गईं, लगभग टोफू को छेदने की तरह तेजी से जमीन के अंदर गहराई तक फैली हुई थी। प्रत्येक बेल 30,000 मीटर तक बढ़ी, जो कि 30 किलोमीटर थी। कुल 36 लताएं जो 30 की मी लंबी थी। उन पर बड़ी मात्रा में छोटी लताएं और पत्तियां थीं, साथ ही बड़ी मात्रा में जड़ें और जाल थे। पलक झपकते ही पूरा पर्वतीय क्षेत्र और उसका परिवेश पूरी तरह से ढक गया था। बादल बेल की लताओं और जड़ों से संपर्क करते हैं। बादल संपर्क बेल का मूल लुओ फेंग था, जो अपने मिश्र धातु कवच पहने हुए था। अभी सबसे महत्वपूर्ण समय है। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। उसके सामने एक बड़ा पत्ता हिल गया। उसके हाथ के झटके से वह लगभग पारभासी पत्थर का बक्सा प्रकट हो गया। उसने डिब्बे को खोलने से पहले एक गहरी सांस लेते हुए उसमें से अस्पष्ट रूप से चमकते हुए रंगों को देखा। जैसे ही डिब्बा खोला गया, उसने अपना हाथ हिलाया और गाढ़ा सुगंधित जीवन फल तुरंत उड़ गया और सीधे विशाल पत्ते की ओर चला गया। पत्ती तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी, लगभग एक बड़े मुंह की तरह, तुरंत जीवन फल को पूरा निगल लिया। विशाल पत्ता तेजी से पीछे हट गया और भूमिगत हो गया। इस तरह एक दया लुओ फैंग के दिमाग में बबाटा की आवाज गूंज उठी। एक जीवन फल, कुछ ऐसा जिसे सेक्टर लॉर्ड्स भी बहुत खजाना रखते हैं। यदि इसका उपयोग ब्रह्मांड दासों के बदले में किया जाता है, तो हम उनमें से पूरे समूह के बदले भी विनिमय कर सकते हैं। और अभी इसे क्लाउड संपर्क बेल को दिया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है। जंगल में 10 पक्षियों की तुलना हाथ में लिए एक पक्षी से नहीं की जा सकती। बाबाता, यही तो तुमने मुझसे कहा था। मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन यह अभी भी अफसोस की बात है। ये खजाने की बर्बादी है। बाबाता ने आह भरी। लुओ फैंग पूरी तरह से क्लाउड संपर्क बेल पर केंद्रित था। बाबा, हमें कब तक इंतजार करना होगा? आप खुद की तलाश क्यों नहीं करते? बाबाता ने उदासीनता से कहा। तुरंत लुओ फेंग ने अपनी स्क्रीन की ओर देखा, जो उसकी बांह से प्रक्षेपित थी। मोटी लताएं चमकदार हरी रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर देती थी, जो चारों ओर घूमती थी, और शरीर लगभग एक दिल की तरह था, जो लगातार धड़क रहा था और फैल रहा था और सिकुड़ रहा था। हालांकि हर बार यह अनुबंध के बाद इसका विस्तार किया गया, ऐसा लग रहा था कि यह काफी बढ़ जाएगा। एक विश्व के भीतर विश्व, मध्य क्षेत्र, मित्र देशों की सेना, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन, पवित्र भूमि केंद्र, एक बड़े तंबू के भीतर। चाय का कप बिजली की तरह तेजी से उड़ गया, फर्श से जोर जोर से टकराया और उसके टुकड़े तंबू के किनारों से टकराते हुए सभी दिशाओं में बिखर गए। कमीने, 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 कमीनों का झुंड। ब्रोलिन बड़े तंबू में खड़ा था और क्रोधित होकर दहाड़ रहा था। मैंने उनसे अपनी गति बढ़ाने के लिए कहा था और वे अति आत्मविश्वास में आ गए। अब मुझे 3 में से केवल 2 पास कोड मिले हैं। बस वह एक पास कोड। उसके बिना विरासत क्रिस्टल बॉल प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। ब्रोलिन ने बिना किसी पूर्व संयम के अपनी सारी सुध बुद्ध खोकर पागलों की तरह शाप दिया। कोई उसे दोष नहीं दे सकता। वह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पवित्र भूमि से था और अपने दादा और अन्य बुजुर्गों के सामने उसने कहा कि वह निश्चित रूप से विरासत क्रिस्टल बॉल प्राप्त करेगा और इसे अपने दादा को देगा। 9वें राजकुमार ब्रोलिन बहुत स्पष्ट थे। अन्य राजकुमारों के बीच स्थिति और प्रतिष्ठा के मामले में वह केवल इसलिए विशेष थे क्योंकि उनकी मां का वंश मजबूत था। अपने दादाजी के आशीर्वाद से उन्हें विरासत में मिली क्रिस्टल बॉल पाने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि किसने सोचा होगा कि जब वह पहले दूसरा पासकोड बदलने गया था, तो जीवित एआई सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहेगा, छोटा बदमाश, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तीनों में से केवल एक पासकोड बचा है। यदि आप थोड़ी देर बाद होते, तो आप ये दूसरा पासकोड प्राप्त नहीं कर पाते। शुभकामनाएं मेरे गधे। ब्रोलिन की अभिव्यक्ति दुखदाई थी। केवल पूरे 3 पासकोड के साथ ही कोई इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल हासिल कर पाएगा।
दूसरे नंबर के बिना उसके पास मौजूद 2 पासकोड बेकार थे। कशकश। बू लुओ लिन की सांसें तेज थीं, उसकी नजर उसके सामने 2 अंगरक्षकों पर पड़ी। दोनों अंगरक्षक एक घुटने पर बैठे थे, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। महामहिम, बाहर से एक छायाचित्र अंदर आया, ये ब्रोलिन के अंगरक्षक कैमलॉट में से एक था। ब्रोलिन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। अंगरक्षक कैमलॉट चौंक गया, घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक बोला, महाराज, पहले हमने उस 5 सदस्यीय टीम का पीछा करने और उसे मारने के लिए 1000 लोगों की एक टीम भेजी थी, हालांकि हमें उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में अपने साथ एक ब्रह्मांड जहाज लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या एक ब्रह्मांड जहाज? बू लुओ लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। सही है, एक ब्रह्मांड जहाज, कैमलॉट ने कहा। दुश्मन ने एक ब्रह्मांड जहाज निकाला और भाग गया। अगल बगल घुटनों के बल बैठे दोनों अंगरक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा, वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। वास्तव में कोई था जो एक ब्रह्मांड जहाज को एक विश्व के भीतर लाया था। यह बहुत अविश्वसनीय था। भंडारण स्थान की वस्तु बनाने के लिए ब्रह्मांड में जगह काटने की आवश्यकता होती है। ब्रोलिन ने अपनी भौहें सिकोड़कर मन ही मन सोचा, जितनी बड़ी जगह होगी, जगह को काटने की वास्तविक प्रक्रिया उतनी ही कठिन होगी। एक ब्रह्मांड जहाज जितनी विशाल चीज को संग्रहित करने में सक्षम होना, भंडारण स्थान की इस स्तर की वस्तु। ऐसा कहा जाता है कि केवल अमर प्राणी ही ऐसा कुछ बना सकते हैं। उनमें से हर एक की कीमत बहुत अधिक है। ब्रोलिन को संदेह हुआ, और वह 5 लोगों की टीम वास्तव में एक ब्रह्मांड जहाज लेकर आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9वें राजकुमार के रूप में उनकी स्थिति के साथ, उनके दादाजी को उनके लिए जो आखिरी वस्तु मिली थी, वह एक भंडारण अंगूठी थी, और वह मुश्किल से एक ब्रह्मांड जहाज में फिट हो सकती थी। उस समय उनके दादाजी ने भी बहुत सावधानी से इतने उच्च स्तर के विवरण समझाए थे भंडारण की वस्तु और उसकी कीमत और मूल्य। हो सकता है कि वे भाग्यशाली हो गए हों, उन्होंने इसे रास्ते में किसी योद्धा से उठाया हो। ब्रोलिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आदेश दें, इन 5 की जानकारी 7 बड़ी टीमों को दें, अगर कोई उन्हें खोज ले तो उन्हें मार डालें। ब्रोलिन ने आदेश दिया, साथ ही उसकी आंखें गंभीरता से चमक उठी। ये 5 छोटी बात है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि आखिरी पासपोर्ट कौन प्राप्त करने में कामयाब रहा। अध्याय 354। मेरी गति निश्चित रूप से पर्याप्त थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अन्य पार्टी इतने कम समय में भी 10 मिलियन थंडरस्टोन्स हासिल कर लेगी। ब्रोलिन अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उसकी लंबी पीली उंगलियां कुर्सी की बाहों पर थपथपाईं। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, उसने आदेश दिया, आदेश दें, पहली, दूसरी और छठी टीम को तेजी से केंद्र क्षेत्र के करीब आने दें, खुद को वहां तैनात करें, मध्य क्षेत्र के चारों ओर 10,000 की मी। तीनों ने आज्ञा का पालन किया और तेजी से तंबू से बाहर निकल गए। तंबू में केवल ब्रोलिन ही बचा था। वह कुर्सी पर बैठकर विचार कर रहा था। जहां तक लुओ फेंग और उसकी 5 लोगों की टीम का सवाल था, ब्रोलिन ने 2 बार भी सोचने की जहमत नहीं उठाई। ब्लैक ड्रैगन पर्वत साम्राज्य क्षेत्र के विशाल साम्राज्य में लोगों के भाग्यशाली होने और खजाने प्राप्त करने के कई उदाहरण थे। इस ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य क्षेत्र के भीतर और क्या है, यहाँ तक कि उसने दूसरे समूहों के कुलीन लोगों को मारने का साहस भी किया। ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वह खिलवाड़ नहीं कर सकता था। यदि लुओ फेंग और उनकी टीम के पास वास्तव में एक बड़ी पृष्ठभूमि होती, तो एक पूर्ण सेनानी का शब्द पहले ही सामने आ गया होता। 9वें राजकुमार के लिए, जो दूसरों से बहुत ऊपर था, उन 5 का कोई मुकाबला ही नहीं था। शातिर, वास्तव में किसी के पास मेरे नीचे से विरासत क्रिस्टल बॉल पासकोड लेने का साहस था। ब्रोलिन ने बुदबुदाया, क्या ये फ्रॉस्ट का पवित्र सागर है? 3x माउंटेन, 100 टाइगर बिल्डिंग, ब्लैक क्लाउड गिल्ड, उत्तर ड्रैगन कैसल, यहां तक कि परिवारों की भी संभावना थी। ब्रोलिन बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि आखिरी पासकोड किसने लिया था। केंद्र क्षेत्र से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर घास के मैदानों में कई खोजकर्ता एकत्रित थे। कई लोगों ने अपने तंबू तैयार कर लिए थे। इन तंबुओं की सामग्री मिश्र धातु के कवच के समान थी, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। एक लंबा और मजबूत, लगभग 3 मीटर लंबा काला गोरिल्ला आदमी अंदर बैठा था। उसके मजबूत पेक्टोरल ने उसके शरीर पर कवच को थोड़ा बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। उसका सिर लगभग पूरी तरह से काले गोरिल्ला के समान था। उसकी उभरी हुई आंखों में पागलपन का भाव था। एपमैन जाति ब्रह्मांड के भीतर एक बड़ी जाति थी। एपमैन को विशेष रूप से 100 से अधिक जातियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कई बहादुर और बहादुर सैनिक थे।
और वह चक्र 3x माउंटेन एंडलिंग्स के पिछले पूर्ण योद्धाओं में से एक था। सेक्टर लॉर्ड तियानचेन एक स्टार लेवल 9 योद्धा। प्रारंभ में वह अनगिनत स्टार लेवल 9 तोपचारे में से एक था, हालांकि अब हंसी हंसी चक्र के गले से एक अजीब सी आवाज गूंजी, उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसमें सफल हो सकूंगा। हा हा हा, दुनिया के भीतर की ये दुनिया वास्तव में मेरी भाग्यशाली जगह है। भाग्य की महिला ने मुझ पर चमकने के लिए चक्र को चुना है। चक्र बेहद उत्साहित था। वह उत्साहित था, अतुलनीय रूप से उत्साहित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह तारा स्तर 9 से ब्रह्मांड स्तर 1 तक टूट गया था। जब मुझे वेई के स्टार से चुना गया था, तब मैंने निश्चित रूप से सबसे महान योद्धा बनने की कसम खाई थी। ये सब सच में हो रहा है, हो रहा है। चक्र अपने 3000 वर्ष के जीवन को नहीं भूल सका। उन्हें उनके घरेलू मैदान वेई के स्टार से जबरदस्ती ले जाया गया। प्रशिक्षण से गुजरना, बेचा जाना, फिर से स्थानांतरित होना, अंततः सेक्टर लॉर्ड जियांग तियानचेन के अधीन सैनिकों में से एक बनना, अंततः कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से स्टार स्तर 9 तक पहुंचना, कई विशिष्ट सैनिकों में से एक। 3000 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद वह बहुत स्पष्ट था। यदि वह ब्रह्मांड स्तर तक नहीं पहुंचा, तो वह हमेशा छोटे फ्राइज में से एक बना रहेगा। तारा स्तर 9 और ब्रह्मांड स्तर, ये केवल एक कदम का अंतर था, हालांकि वह कदम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी के समान था। मैं बस आगे बढ़ गया और एक ब्रह्मांड स्तर बन गया, और मैं पहले ही सेक्टर लॉर्ड द्वारा बड़ी टीम का मुख्य कप्तान बन गया हूं, और मूल कप्तान मेरा सहायक बन गया है। इससे भी अधिक, भगवान ने मुझे मेरे क्षेत्र के रूप में 30 जीवन ग्रह भी दिए हैं। हाँ हाँ, मुझे निश्चित रूप से 3000 नहीं, 30,000 महिलाओं को हासिल करना है और ढेर सारे बच्चे पैदा करने हैं। वानर चक्र ने मन ही मन उत्साह से सोचा। बाहर से दो आवाजें गूंजी। प्रवेश करना, चक्र ने उदासीनता से कहा। 2 सिलहुटों ने प्रवेश किया। ये दो, एक स्टार लेवल 2 था जबकि दूसरा स्टार लेवल 3 था। वे 3x माउंटेन के एक अन्य सेक्टर लॉर्ड के अधीन 2 प्रमुख सदस्य थे। प्रत्येक अपनी अपनी टीमों के नेता थे, हालांकि वे आमतौर पर केवल स्टार स्तर 2 या 3 ही थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कुलीन प्रतिभाशाली थे। विडंबना यह है कि तारा स्तर 9 का बड़ा समूह केवल तोपचारा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तोपचारे के ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद बड़ी नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मूर्ख वानर ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच जाएगा। इस तरह का भाग्य, ये स्वर्ग की ओर एक कदम है। दोनों युवकों ने मन ही मन सोचा। भगवान। दोनों हल्के से झुके। उनमें से एक युवक मुस्कुराया। भगवान चक्र, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने पहले ही पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है। विरासत पासपोर्ट में से एक मैंने पहले ही हासिल कर लिया है और इसे वर्चुअल ब्रह्मांड के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया है। महान क्षेत्र के स्वामी को बता रहा हूं। चक्र की आवाज उज्जवल और स्पष्ट थी, हालांकि पूरे तंबू के चारों ओर एक आनुवंशिक बाधा थी, जो किसी भी आवाज को बाहर निकलने से रोक रही थी। भगवान चक्र वास्तव में दुर्जय है। दोनों ने तारीफ की। वानर चक्र ने सिर हिलाया। उसकी काली नाक से गर्म हवा निकली। आपकी दोनों सेनाओं को पहले ही इकट्ठा हो जाना चाहिए था। अच्छे से। वानर चक्र ने प्रशंसा की। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी आभा उसके शरीर से बाहर निकल रही थी, जिससे दोनों युवाओं को दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि दुनिया का अंत निकट था। वानर चक्र ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली। आप दोनों जा सकते हैं। चक्र ने हाथ हिलाया। दोनों युवक झुककर चले गए। आमतौर पर स्टार स्तर 9 उनके अंगरक्षक होते थे, हालांकि यह तोपचारे वाला वानर वास्तव में ब्रह्मांड स्तर तक टूट गया था। किसी को यह जानना होगा कि अभिजात वर्ग और प्रतिभाओं में से, यहां तक कि उनमें से ब्रह्मांड स्तर तक टूटने की संभावना बेहद कम थी। स्थिति के संदर्भ में वे इस ब्रह्मांड स्तर के योद्धा चक्र से बहुत नीचे थे। यदि वे नहीं टूटते, तो वे अंगरक्षक और तोप का चारा बन जाते। जिस क्षण वे वहां से गुजरे, वे तुरंत ग्रहों और क्षेत्रों के मालिक बन गए और बड़ी हस्तियां बन गए। एक विश्व के भीतर कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन सितारे स्तर 9 थे। और यदि स्टार लेवल 9 की 10 आकाशगंगाओं को एक साथ मिला दिया जाए, तो भी मुश्किल से 2 मिलियन स्टार लेवल 9 थे। और ये स्टार लेवल 9 सभी सेक्टर लॉर्ड्स, डोमेन लॉर्ड्स और अन्य मजबूत हस्तियों द्वारा चुने गए कुलीन वर्ग थे। 2 मिलियन तारा स्तर 9 में से 6 या 7 ब्रह्मांड स्तर को तोड़ना संभव था। हालांकि इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। इसलिए इस प्रकार की जीवन या मृत्यु स्थितियों में 2 मिलियन सितारा स्तर 9 सेना में से एक ब्रह्मांड स्तर को तोड़ना वास्तव में सामान्य था। 9वें राजकुमार ब्रोलिन ने कितने खजाने का आदान प्रदान किया, यह एक रहस्य था।
यहाँ तक कि यह तथ्य भी एक रहस्य था कि 3x माउंटेन चक्र से नीचे का भाग ब्रह्मांड स्तर का हो गया था। लुओ फैंग की क्लाउड कॉन्टैक्ट बेल का विकसित होना भी एक रहस्य था। एक दुनिया के भीतर की दुनिया, बाहरी परिधि, विशाल निरंतर पर्वतीय क्षेत्र। लुओ फैंग वनस्पति के भीतर खड़ा था, अपनी बांह की स्क्रीन को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा था। उस पर रक्त लाल लताएं दिखाई दे रही थी जो तेजी से विकसित हो रही थी, लगभग उबलते पानी की तरह। लताएं पहले से ही बहुत मोटी और मजबूत हो गई थी, साथ में उनमें से हरी पत्तियां केवल बाहर निकल रही हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कभी कभी कई उभार होते थे जो बुलबुले की तरह फूट जाते थे। बड़ी संख्या में लताएं और पतली लताएं पागलों की तरह लहरा रही थीं। भले ही यह भूमिगत रूप से विकसित हो रहा था, लुओ फैंग अभी भी अपनी हिंसक गतिविधियों से पृथ्वी को हिलते हुए महसूस कर सकता था। 3 मानव आकृतियां दूर से दौड़कर आईं, ये होंग, थंडर गॉड और एओगू थे, जो पहले से ही चलने में सक्षम थे। तीसरा, 2 घंटे से अधिक हो गए, क्या यह अभी तक नहीं हुआ? गरजते हुए भगवान भागे। सही। लुओ फैंग ने सिर हिलाया, देखो। जिसके बाद लुओ फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और स्क्रीन पर बेलों के विकसित होने का दृश्य प्रदर्शित हुआ। क्योंकि क्लाउड संपर्क बेल बहुत बड़ी थी, यही कारण था कि बाबाटा एक समय में इसका केवल एक खंड ही प्रदर्शित कर सका। स्वाभाविक रूप से एकमात्र खंड था, इसका मुख्य भाग, मध्य भाग प्रदर्शित किया गया। वास्तव में अजीब। वज्र भगवान ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। क्या ये झड़ रहा है? हांग ने जिज्ञासावश चौड़ी आंखों से देखा। लुओ फैंग ने भी देखा। उस समय मोटी बेलें तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही थी। बेलें लगातार टूटी हुई त्वचा की बड़ी परतों को गिरा रही थी, जिससे उनके भीतर ताजा लताएं दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके तेजी से मुड़ने और आंदोलन के साथ, यह एक बार फिर से झड़ जाएगा और लताएं धीरे धीरे मोटा और लंबा हो गया। लगभग वैसा ही जैसे कि एक पेड़ का बीज एक बड़े पेड़ में विकसित हो, लेकिन 2 से 3 घंटों में संघनित हो जाए। जीवन फल खाने के बाद विकास, जिसमें आमतौर पर कई साल लगेंगे, वह थोड़े ही समय में हो रहा है। लुओ फैंग ने कहा, इसलिए इसका अनोखा होना सामान्य बात है। ये क्लाउड संपर्क बेल अब कितनी बड़ी है? वज्र भगवान ने पूछा। स्कैन इसके पूरे शरीर की जांच करने में असमर्थ है, हालांकि कटौती के माध्यम से अभी बेल की लंबाई पहले से ही लगभग 210 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। लुओ फैंग ने कहा। 210 किलोमीटर। थंडर गॉड और होन चौंक गए। 210 किलोमीटर कितना लंबा था? पृथ्वी पर राजमार्ग, कुछ छोटे राजमार्ग केवल इतनी ही लंबाई के थे, और इसमें से केवल एक लता ही इतनी लंबी थी। और अभी क्लाउड संपर्क बेल में कुल 72 मुख्य लताएं हैं। लुओ फैंग ने कहा। थंडर गॉड और होंग ने कल्पना की, 72 मुख्य लताएं जो 210 किलोमीटर लंबी थी, सभी लुओ फैंग की रक्षा के लिए लिपटी हुई थी। वह पागलपन था। उसकी मेघ संपर्क लता की तुलना में उस समय का सुनहरे सींग वाला जानवर भी काफी छोटा था। लुओ फैंग लगातार स्क्रीन की ओर घूरता रहा। समय मिनटों और सेकंडों से बीतता गया। होंग और थंडर भगवान ने भी अब और नहीं पूछा, बस धैर्यपूर्वक इंतजार किया। स्क्रीन पर बेल ने अपार और असीमित शक्ति का एहसास कराया। लताओं का मूल रक्त लाल रंग और भी गाढ़ा हो गया, और भी गहरे लाल रंग में। चीख। अत्यधिक प्रसन्नता और भक्ति से भरा एक विचार लुओ फैंग के दिमाग में संचारित हुआ। विकास एक सफलता है। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। गहरे भूमिगत 72 लंबी लताएं जो 300 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, उनमें से प्रत्येक तेजी से पीछे हट गई। जहां तक उनकी पतली बेलों और पत्तियों की बात है, वे भी तेजी से गायब हो गई। साथ ही जब लताएं पीछे हट गईं, बादल संपर्क बेल सतह की ओर बढ़ गई, जिससे लुओ फैंग के नीचे की जमीन कांपने लगी, जैसे कि कोई विशाल वस्तु टूटने वाली हो। अपने मूल आकार से 100 गुना सिकुड़ने के बाद, बादल संपर्क बेल सतह से टूट गई, अब भी हमेशा की तरह विशाल। 72 लताएं 3 किलोमीटर तक सिकुड़ गईं, लगभग 30 सेमी मोटी, गहरे लाल रंग की लंबी लताएं जो रात में नाचती थीं। साथ ही लुओ फैंग के चारों ओर लिपटी अतुलनीय रूप से मोटी और विशाल लताएं तेजी से सिकुड़ रही थीं। पलक झपकते ही बादल संपर्क बेल जो मूल रूप से जमीन और आसमान को कवर करती थी, लुओ फैंग के शरीर पर तेजी से सिकुड़ गई थी और छोटी और मनमोहक हो गई थी। इसकी मूल जड़ लुओ फैंग की त्वचा में प्रवेश कर गई। अंगूठे जितनी मोटी 72 छोटी लताएं 100 मीटर क्षेत्र में फैलती रहीं, नृत्य करती रहीं, जिससे लुओ फैंग के शरीर पर गहरे लाल रंग का कवच, हेलमेट और जूते बन गए। यहां तक कि लुओ फैंग की उंगलियां भी दस्तानों की तरह ढकी हुई थीं। लुओ फैंग अपने ऊपर बादल संपर्क कवच की ताकत महसूस कर सकता था।
भले ही उसने एक मूके के साथ ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन बादल संपर्क बेल की विस्फोटक शक्ति 100 किलोमीटर तक पृथ्वी को बर्बाद करने और 1000 किलोमीटर से भी आगे तक तरंगित करने के लिए पर्याप्त थी। ताकत का ये स्तर उस समय से भी अधिक मजबूत था जब लुओ फेंग ने स्टार स्तर 9 पर सुनहरे सींग वाले जानवर की प्राकृतिक मजबूती क्षमता का उपयोग किया था। अध्याय 355। तीसरा भाई। थंडर गॉड ने लुओ फेंग पर बादल संपर्क कवच को घूरते हुए अपना गला साफ किया। ये बेल अब कितनी मजबूत है। होंग ने लुओ फेंग के क्लाउड संपर्क कवच को भी देखा। जाहिर तौर पर बेल के संकुचन की विशाल आभा ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। मैं स्वयं बहुत स्पष्ट नहीं हूं। लुओ फेंग मुस्कुराया। बादल संपर्क बेल। लुओ फेंग के विचार घूम गए। तुरंत लुओ फेंग के शरीर से 2 मीटर लंबी एक बेल निकली, जो उसके बगल में जमीन पर गिरी। बाबा, इस बेल का स्कैन ले लो। लुओ फेंग ने बाबाटा से मानसिक रूप से संवाद किया। क्लाउड संपर्क बेल एक बहुत ही विशेष पौधे के जीवन रूप के रूप में इसकी शक्ति के स्तर को स्कैन करना कठिन था। आमतौर पर मनुष्यों के लिए क्वांटम कंप्यूटर या एआई के साथ अपनी शक्तियों को स्कैन करना सरल था। जानवरों, अंतरिक्ष जानवरों आदि के लिए ये भी सरल थे। मनुष्य और जानवर सभी मांस और रक्त प्रकार के जीवित प्राणियों से संबंधित थे। हालांकि पौधों का जीवन मनुष्यों के भीतर लघु ग्रहों से भिन्न था, इसलिए परीक्षण कठिन था। विशेष रूप से बादल संपर्क बेल की तरह, जिस क्षण ये सिकुड़ गया और मानव की त्वचा में प्रवेश कर गया। पहले की तरह जब लोग लुओ फेंग को देखते थे और उसकी ताकत का परीक्षण करते थे, तो वे केवल लुओ फेंग की ताकत का परीक्षण कर पाते थे। कोई भी बादल का परीक्षण करने में सक्षम नहीं था बेल की ताकत से संपर्क करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बेल पूरी तरह से एक विशेष जीवन रूप थी। इसके लिए बेल को अपने मेजबान को छोड़ना होगा और अपनी आभा को अकेले छोड़ना होगा। तस्क तस्क, बिल्कुल भी बुरा नहीं। बाबाता हैरान लग रहा था। कितना? लुओ फेंग ने मन ही मन पूछा। बादल संपर्क बेल का स्तर है। ब्रह्मांड स्तर 2। बाबाटा ने कहा। क्लाउड संपर्क बेल एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ जीवन रूप है। समान स्तर और ग्रेड पर 99.99% मनुष्य किसी के मुकाबले नहीं है। आपकी खेती और पालन पोषण अच्छी तरह से किया गया था। जब ये ब्रह्मांड स्तर पर पहुंचा, तो इसमें 72 मुख्य लताएं विकसित हुई और उनमें से हर एक ब्रह्मांड स्तर 2 मानव सेनानी के समान है। 72 लताओं की संयुक्त शक्तियों के साथ, अपनी चौंकाने वाली कोशिका के साथ ताकत, एक बेल को काटने और जल्दी से पुनर्जीवित होने में सक्षम होने के कारण यूनिवर्स लेवल 3 के इंसानों का भी कोई मुकाबला नहीं है। यूनिवर्स स्तर 2 क्लाउड संपर्क बेल समान स्तर और ग्रेट गोल्डन हॉन्ट बीस्ट की तुलना में बहुत कमजोर थी। स्टार लेवल 7 पर गोल्डन हॉन्ट बीस्ट पहले से ही स्टार लेवल 9 के इंसानों को आसानी से मारने में सक्षम था। क्लाउड संपर्क बेल अपनी कोशिका शक्ति 72 मुख्य बेलों पर भरोसा करते हुए अभी भी ब्रह्मांड स्तर 4 मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है। थोड़ी देर के बाद लुओ फेंग और उनके समूह ने ब्रह्मांड जहाज को बुलाया और इसे पहाड़ी क्षेत्र में एक नदी के भीतर रखा। मिश्र धातु कवच पहने हुए लुओ फेंग, होंग और थंडर गॉड नियंत्रण बोर्ड पर खड़े थे और उनके सामने आभासी स्क्रीन की ओर देख रहे थे। एओगु अभी भी केबिन के भीतर आराम कर रहा था। एक दुनिया के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैन। लुओ फेंग ने आदेश दिया। हाँ मास्टर, जहाज के एआई ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इस जहाज को स्टॉक माना जाता था। बाबाटा ने इसमें कोई समायोजन नहीं किया था, इसलिए जहाज का एआई अभी भी स्टॉक एआई था जो उन्हें जहाज बनाते समय प्रदान किया गया था। उनके सामने स्क्रीन पर तुरंत एक दुनिया के भीतर की दुनिया का विशाल दृश्य प्रदर्शित हो गया। लुओ फेंग, इस जहाज का स्कैनिंग क्षेत्र कितना चौड़ा है? वज्र भगवान ने पूछा। जहाज को केंद्र में रखकर 1,00,000 किलोमीटर। लुओ फेंग मुस्कुराया। ये काफी विस्तृत क्षेत्र है। हांग ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड के सभी जहाज अपने स्वयं के स्कैनिंग उपकरण के साथ आए थे। यदि कोई ब्रह्मांड खोजकर्ता जहाज किसी ग्रह पर पहुंचता था, तो वह निश्चित रूप से थोड़े समय में पूरे ग्रह की अनुमानित स्थिति को स्कैन कर सकता था। हालांकि ये स्कैनिंग उपकरण आदिम थे, ये केवल जनसंख्या का अनुमान दे सकते थे कि क्या कोई चौंकाने वाली मात्रा में ऊर्जा या असामान्यताएं आदि थी। ग्रह के खनिजों, सटीक आबादी और ताकत आदि के बारे में ये पता नहीं लगा सका। इन स्कैनों ने क्षेत्र और आकार पर जोर दिया। और बाबाटा के स्कैनिंग उपकरण, भले ही इसका क्षेत्रफल केवल 20 किलोमीटर था, फिर भी यह ग्रह के खनिज निर्माण, मानव ताकत, कवच ग्रेड सामग्री, मानव की मानसिक योग्यता आदि को बहुत विशिष्ट विवरण में स्कैन कर सकता है। मास्टर, इस क्षेत्र में 32,169 मनुष्य हैं।
जहाज के आई ने सूचना दी। उनमें से 32,169। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। कितनी टीमों में विभाजित? एक टीम में 16,300 इंसान हैं, दूसरे में 10,000, दूसरे में 5,862 और एक टीम में 7 हैं। जहाज के एआई ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। उसी समय वर्चुअल स्क्रीन तेजी से 4 दृश्यों में विभाजित हो गई। प्रत्येक में 4 टीमें प्रदर्शित हो रही थीं और 7 सदस्यीय टीम का वर्तमान में पीछा किया जा रहा था। 16,300 खोजकर्ताओं की सबसे बड़ी टीम उनका पीछा करने के लिए 3 समूहों में विभाजित हो गई। ये खत्म हो गया है, ये 7 बच नहीं सकते। वज्र देवता ने घूर कर देखा। वे बच नहीं सकते, उन्हें घेर लिया गया है। होंग ने कहा, इस दुनिया के भीतर ऐसी छोटी टीमों के लिए जीवित रहना कठिन था। पहला लक्ष्य ये 16,300 लोगों की टीम होगी। लुओ फेंग ने कहा, हम थंडर गॉड जैसे ही पीछे मुड़ा तो चौंक गया। तुम्हारे पास गारंटी है? हांग ने संदेह से पूछा। 7 लोगों की एक टीम इस समय कई अन्य खोजकर्ताओं से घिरी हुई थी। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हमें मत मारो, हमारे पास वज्र है, हम अपना वज्र देने को तैयार हैं। 7 लोगों की टीम जोर से चिल्लाए, उनके चेहरे भय से भर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी दिशाओं में वे 3 बड़ी टीमों से घिरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में 1,000 और यहां तक कि 3,000 लोग थे। वे कैसे बच सकते थे? हमें आपका समर्पण क्यों स्वीकार करना चाहिए? 3 टीमें पहले बहुत दूर थीं, हालांकि पलक झपकते ही उन्होंने कुछ दसियों किलोमीटर की दूरी तय कर ली, जिससे केंद्र में 7 सदस्यीय टीम एक कोने में चली गई। 3 टीमें, जिनमें से एक टीम में 3,000 लोग थे, छोटी टीम को देखकर हंसे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी जीत की पूरी गारंटी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें मारने में जल्दबाजी नहीं की। हाँ हाँ, आप सभी को मारने के बाद भी हम आपके वज्र प्राप्त करने में सक्षम होंगे। चेहरे पर काली धारियों वाला एक मजबूत दिखने वाला आदमी जोर से हंसा। 7 सदस्यीय टीम के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या आप हमें पहले इकट्ठा नहीं कर रहे थे? छोटी टीम का कप्तान, सुनहरे चमकते बालों वाला एक खूबसूरत आदमी जोर से चिल्लाया, आपने पहले कहा था कि जब तक हम आपके साथ शामिल होने और आपके संगठन का नाम दांव पर लगाकर वज्र पत्थर इकट्ठा करने में आपकी मदद करने को तैयार हैं, आप हमारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। हाँ हाँ, मूर्ख। वह मित्र देशों की सेना के अड्डे पर है। आधार पर हत्या करना मना है। इसलिए हमने तुम्हें इकट्ठा किया। और इस दुनिया के भीतर अन्य स्थानों पर हम आपको सीधे मार सकते हैं। आपकी हर चीज हमारी है, जिसमें ब्रह्मांड के क्रिस्टल भी शामिल हैं। बेचारे मूर्ख, तुम बहुत लालची हो गए हो। 3,000 लोगों की टीम ने 7 लोगों की छोटी टीम को घेर लिया। 7 लोगों की टीम पूरी तरह तबाह हो गई। कप्तान, अन्य 6 ने सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर देखा। वह केवल दर्द से अपना सिर हिला सका और उसे ऊपर उठाते हुए कहा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं तुम्हें हमारे ब्रह्मांड के क्रिस्टल वज्रपात दूंगा, बस हमारे जीवन को छोड़ दो। बेचारे मूर्ख। 3,000 लोगों की टीम हंसी। इधर उधर खेलना बंद करो, उन्हें मार डालो। पपड़ीदार चेहरे वाला एक गंजा आदमी चिल्लाया। 7 सदस्यीय टीम की निराशापूर्ण शक्ल में आध्यात्मिक हथियारों की बारिश हुई, जिसने तुरंत उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जिसके बाद 3 टीमों ने लाशों को घेर लिया। एक सदस्य तेजी से उड़ गया और उनका सारा खजाना ले लिया। कप्तान, सदस्य ने भंडारण की अंगूठियां गंजे आदमी को दे दी। हाँ, गंजे आदमी ने सिर हिलाया, चलो लौटें। विशाल टीमों के बीच गंजा आदमी यह जांचने ही वाला था कि भंडारण के छल्लों से उन्हें कौन सा खजाना मिला, तभी अचानक छोटी लताएं अचानक नीचे की मिट्टी से टूट गईं, तेजी से गंजे आदमी के पैरों को बांध दिया और उसे हिंसक रूप से भूमिगत खींच लिया। जमीन में तुरंत एक बड़ा छेद दिखाई दिया और गंजा आदमी गायब हो गया। उनके बगल में 2 अन्य उपकप्तान, जिनके चेहरे शुरू में मुस्कुरा रहे थे और बेफिक्र थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जो कप्तान उनके पास खड़ा था वह अचानक गायब हो गया था और जमीन में एक गड्ढा हो गया था। दोनों उपकप्तान छेद को विस्फारित आंखों से देखते रहे। कप्तान कहाँ है? 2 उपकप्तान और आसपास के सदस्य सभी स्तब्ध थे। उनकी निगरानी में वास्तव में कोई चोरी हो गया था। कैप्टन नीचे है, कोई जीवन शक्ति नहीं है, वह मर चुका है। एक स्पिरिट रीडर सदस्य चिल्लाया, 12 मीटर भूमिगत। तुरंत स्टार स्तर 9 खोजकर्ताओं के एक समूह ने भूमिगत खुदाई शुरू कर दी और बहुत जल्दी अपने कप्तान के शरीर को ढूंढकर वापस सतह पर ले आए। दोनों उपकप्तान और आसपास के सदस्य शव को देखकर स्तब्ध दिखे। उसका सिर फटा हुआ था, वह मौत से परे था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसकी एक उंगली टूट गई थी और उसने ही अंगूठी पहनी हुई थी।
जल्दी से मुख्य कप्तान को सूचित करो। कैप्टन को मार दिया गया है और भंडारण की अंगूठी ले ली गई है। एक लंबी पतली बेल तेजी से पीछे हट गई, उस पर एक पत्ता था, जो टूटी हुई उंगली और भंडारण की अंगूठी के चारों ओर लिपटा हुआ था। बेल ने एक कंगन भी पहना हुआ था, वह कंगन जिसमें बाबाटा ने रखा था। बाबाटा ने अपना स्कैनिंग दायरा जारी किया, जो तेजी से ब्रह्मांड जहाज के 1 लाख किलोमीटर क्षेत्र के सिग्नल से जुड़ गया। प्राप्त। लुओ फेंग ब्रह्मांड जहाज के भीतर खड़ा था। 3 मुख्य लताएं अलग अलग टीमों के 3 कप्तानों को मार रही हैं। सफलता। बहुत अच्छा, उस विशाल टीम के साथ काम करना जारी रखें, लुओ फेंग ने कहा। ठीक है, हालांकि उस बड़ी टीम के पास विस्तृत स्कैनिंग उपकरण होने की संभावना है। वे थंडरस्टोन को स्कैन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, वे क्लाउड संपर्क बेल की खोज कर सकते हैं। बाबाटा ने कहा, अगर मुझे इनमें से कोई भी उपकरण और उनका सिग्नल मिलता है, तो मैं शिकार रोक दूंगा। ठीक है, इस खोज में प्राथमिकता यह है कि अन्य टीमों को क्लाउड संपर्क बेल की खोज न करने दी जाए। इसकी गोपनीयता की गारंटी दें, लुओ फेंग ने कहा। ठीक है, फिर मैं जारी रखूंगा। बाबाटा ने फोन काट दिया। यह जमीन में छेद करने वाली क्लाउड संपर्क बेल और बाबाटा द्वारा इसके चारों ओर निर्देश देने पर बहुत अधिक निर्भर था। उसके स्कैनिंग क्षेत्र और स्तर से यह स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। बादल संपर्क बेल की ताकत के साथ उन्हें वास्तव में किसी भी टीम का कोई डर नहीं था। अध्याय 356। बादल अपने मजबूत कोशिका पुनर्जनन के साथ साथ बेल की बड़ी भौतिक संरचना से संपर्क करता है। भले ही ये लेजर या रेलगन की चपेट में आ जाए, इसका एक हिस्सा नष्ट हो जाए, फिर भी ये पुनर्जीवित हो सकता है। इसलिए एक विश्व के भीतर ब्रह्मांड स्तर 2 क्लाउड संपर्क बेल वास्तव में अजेय थी। 16,300 लोगों की टीम से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर एक ब्रह्मांड जहाज घास के मैदान पर खड़ा था। जहाज के नियंत्रण कक्ष के भीतर एक लंबी बेल केबिन में घुस गई, जो कंट्रोल रूम तक फैल गई। बादल बेल, लुओ फेंग ने क्लाउड संपर्क बेल को प्यार से रगड़ा। हमने 12 भंडारण वस्तुओं को प्राप्त करते हुए 9 कप्तानों को सफलतापूर्वक मार डाला है। भीतर से एक आवाज गूंजी, साथ ही वह लंबी बेल मुड़कर मित्र सेना के भीतर टिक गई। मुझे स्थिति का सटीक विवरण बताओ। ब्रोलिन की आवाज ठंडी थी। चौथी बड़ी टीम आपके निर्देशानुसार दलदली क्षेत्र में तैनात थी। वे अन्य टीमों पर हमला करने और उन्हें लूटने के लिए तैयार थे। हालांकि आज रात ठीक पहले 3 मजबूत टीमें थीं जिन्होंने चौथी बड़ी टीम पर हमला किया और उसे घेर लिया। इन तीनों टीमों के पास लेजर गन भी थी और लाभप्रद स्थिति में उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा चौथी टीम के पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वे एक पल में हार गए। चौथी बड़ी टीम ने अपने 1/3 सैनिकों को खो दिया, बाकी तितर बितर हो गए और भाग गए। भागने के दौरान उन्हें अन्य टीमों द्वारा खोजा गया और पीछा करके मार डाला गया। इसके परिणामस्वरूप टीम में 10,000 से भी कम लोग जीवित बचे। अंगरक्षक ने कहा, अभी बचे हुए भाग्यशाली लोग तेजी से मध्य क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं। ब्रोलिन काफी देर तक चुप रहा। 3 टीमों वाली चौथी बड़ी टीम को घेरते हुए कुल कितने लोग थे? ब्रोलिन ने पूछा। कम से कम 60,000 लोग, अंगरक्षक ने कहा। आप पहले जा सकते हैं। ब्रोलिन ने अपना हाथ लहराया। बड़े तंबू में केवल ब्रोलिन ही बचा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सोचते हुए बुदबुदाया, 60,000 लोग। इस संसार में वज्रपात के पत्थरों को लगभग खोदकर साफ कर लिया गया है। जितनी मैंने भविष्यवाणी की थी, लड़ाइयां उससे भी अधिक तेजी से शुरू हो गई हैं। और तो और, पलक झपकते ही 60,000 संयुक्त बलों की टीम मौजूद है। ऐसा लगता है कि अन्य पक्ष मूर्ख नहीं है। ब्रोलिन ने 220,000 से अधिक लोगों को नियंत्रित किया, जबकि यदि दूसरे पक्षों में कम लोग होते तो ये ब्रोलिन के लिए बहुत फायदेमंद होता। किसी को ये जानना होगा कि अन्य बड़ी टीमों में से प्रत्येक के पीछे सेक्टर लॉर्ड्स थे, शक्तिशाली क्षेत्र के स्वामी, कुछ मित्र, जबकि अन्य समान संगठनों में। ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने से नीचे की टीमों को टीम बनाने का आदेश देना एक बहुत ही सामान्य बात थी। क्या लड़ाई शुरू हो गई है? ब्रोलिन ने अपने होंठ चाटे, आंखें पागलपन से भर गईं। इसे लाओ। वर्चुअल यूनिवर्स, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड। 2 स्तरीय शांत विला में एपमैन चक्र एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने 2 स्क्रीन दिखाई दी, दोनों पर लोग थे। भगवान चक्र, ये वास्तव में रोमांचकारी था। ब्रोलिन के अधीनस्थ तुरंत हार गए और उन्होंने उस टीम का एक अच्छा आधा हिस्सा खो दिया। मुझे विश्वास है कि ब्रोलिन क्रोधित हो रहा होगा।
स्क्रीन पर दो लोगों ने बात की। एपमैन चक्र ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, तुम दोनों, वह तो हमारा पहला हमला था। वह ब्रोलिन हमसे कहीं अधिक सैनिकों की कमान संभाल सकता है, लेकिन इस नुकसान के साथ वह अधिक सतर्क हो जाएगा। हालांकि पहले दिखावा करने के बाद, हर तरफ से उसे दुश्मन मानने के बाद, उसके पास जीने के लिए कोई अच्छे दिन नहीं होंगे। सही है, सिर्फ एक राजकुमार हमसे झगड़ा करने की हिम्मत कर रहा है। इस बार हमें उसे अच्छा सबक सिखाना है, उसे बता देना है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जाए। आप दोनों को भी सावधान रहना होगा, कहीं ब्रोलिन इस घटना को यूं ही न जाने दे। युद्ध इस तरह अचानक शुरू हुआ। पहले थंडरस्टॉर्म की खुदाई के दौरान कुछ विशाल टीमों 10,000 या उससे अधिक ने नियंत्रण किया और लड़ाई से परहेज किया। हालांकि जब से 3 टीमों ने गठबंधन किया और ब्रोलिन की चौथी बड़ी टीम पर हमला किया, एक दुनिया के भीतर की पूरी दुनिया तुरंत उबल पड़ी और युद्ध छिड़ गया। चाहे वह बड़ी शक्तियां हो या व्यक्तिगत खोजकर्ता हो, या यहां तक कि सेनाओं को मिलाने वाली बड़ी टीमें भी हों। यहां तक कि 10,000 से अधिक सैनिकों की मित्र सेनाओं का गठन किया गया, दुनिया भर में बड़ी लड़ाइयां छिड़ गईं। आनुवंशिक लंबी दूरी का हमला। आनुवंशिक ऊर्जा की रंगीन चमकती किरणें, जिनमें से 10,000 से अधिक थी, सेना के एक तरफ से आई, आसमान को तोड़ते हुए दूसरी ओर चली गई। तारा स्तर 9 आनुवंशिक ऊर्जा शरीर छोड़कर हमला कर रही है। उनमें से 10,000 से अधिक बीमों को मिलाकर शक्ति किसी या लेजर तोप से कम नहीं थी। स्पिरिट हथियार एक साथ इकट्ठे हुए, बिल्कुल मछली के झुंड की तरह, लगभग ऐसे जैसे कि एक व्यक्ति उन सभी को कमांड कर रहा हो। 1,000 से अधिक स्पिरिट हथियार बलों को मिलाकर एक बिंदु पर हमला कर रहे थे, जिसके बाद वे आगे बढ़े और दूसरे पर हमला किया। ये स्टार स्तर 9 योद्धा, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार क्षेत्र के भीतर सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना, 2 पवित्र भूमि और 4 बड़े संगठनों के विशिष्ट सैनिक थे। संयुक्त और समकालिक हमलों के मामले में वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। एक झटके में दुनिया के भीतर का विशाल मिलियन किमी का क्षेत्र हर तरफ लड़ाई से भर गया, पूरी भूमि खून से रंग गई। एक ब्रह्मांड जहाज भीतर रुका और नियंत्रण कक्ष में लुओ फेंग और उनकी 4 लोगों की टीम भंडारण वस्तुओं की जांच कर रही थी। हाँ, इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया। वज्र देवता जोर से हंसे। जब हर कोई पहले पत्थरों की खुदाई कर रहा था, तो उनके सभी स्कैनिंग उपकरण हर समय चालू थे। और अब चून की खुदाई खत्म हो गई है और लड़ाई शुरू हो गई है, इन उपकरणों का कोई उपयोग नहीं है। लुओ फेंग मुस्कुराए, उनके उपकरण बंद होने पर क्लाउड संपर्क बेल सभी प्रमुख कप्तानों पर अपनी चाल चल सकती है। 90% समय एक बड़ी टीम के भीतर खजाना कप्तान के पास होता था। इसलिए 1,000 सदस्यीय टीम के सभी छोटे कप्तानों को मारने से मिले लुओ फेंग के पुरस्कार की तुलना एक प्रमुख कप्तान की हत्या से भी नहीं की जा सकती। हमारे पास कितने वज्रपात हैं? हांग ने पूछा। हमारे पास उस हेड कैप्टन के भंडारण रिंग से लगभग 610,000 हैं, और हमने उसके द्वारा बदले गए 3 खजाने भी हासिल कर लिए हैं। इन तीनों की कीमत कुल मिलाकर 800,000 थंडरस्टोन के करीब है। लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुख्य कप्तानों का शिकार करना बेहतर है, यह इसके लायक है। एक विश्व के भीतर 20 लाख लोगों की सेना तीव्र नरसंहार में लगी हुई थी। कई कुटिल योजनाओं और चालों के बावजूद वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के कारण टीमें अभी भी गुप्त रूप से संपर्क बनाए रख सकती हैं। और उन टीमों के पीछे के सेक्टर लॉर्ड्स निश्चित रूप से खजाने को नहीं छोड़ सकते थे। भले ही उन्होंने 10,000 की मजबूत टीम खो दी हो, जब तक कि वे अभी भी केवल एक खजाना हासिल कर सकें, यह इसके लायक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेक्टर लॉर्ड्स के आदेश से ये लड़ाइयां खून खराबे में बदल गईं। स्टार लेवल 9 के लड़ाके, स्पिरिट रीडर, वे वास्तव में तोप के चारे थे। और इस प्रक्रिया में क्लाउड संपर्क बेल के साथ बाबाटा के समन्वय ने उनके गुप्त हमलों के साथ काम किया। जब वे पहली बार शुरू हुए, तो एक दुनिया के भीतर की टीमें अभी भी बेखबर थीं, आखिरकार टीमों के बीच संचार विरल था। हालांकि प्रमुख कप्तानों की मरने की संख्या बढ़ने के साथ, किसी को यह जानना होगा, पूरी दुनिया में एक दुनिया के भीतर कितनी बड़ी टीमें थीं। प्रत्येक बड़ी टीम में कम से कम 10,000 लोग थे। जब उनके गुप्त हमलों के परिणामस्वरूप छठे प्रमुख कप्तान की मृत्यु हो गई, नियंत्रण करने वाले सेक्टर लॉर्ड्स ने आदेश दिया, एक विश्व के भीतर एक ब्रह्मांड स्तर का स्पिरिट रीडर होना चाहिए, उसका स्पिरिट हथियार पृथ्वी को भेदने और खोदने में सक्षम हो। उसने अपनी खुदाई का उपयोग एक प्रमुख कप्तान पर घात लगाने के लिए किया। सभी दस्तों को अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है।
सेक्टर लॉर्ड्स की चेतावनियों के बाद बड़ी टीमें अतिरिक्त सावधान हो गईं, जिससे लुओ फैंग की शिकार दक्षता में भारी गिरावट आई। लड़ाइयां एक दिन खत्म होनी ही थीं। विश्व के भीतर युद्ध लगभग 1.5 महीने तक चला, आरंभिक 2 मिलियन सेना से लेकर अंतिम शेष 600,000 सेना तक। किसी को ये जानना होगा, मध्य क्षेत्र में 200,000 सहयोगी सेना ने लड़ाई में भाग नहीं लिया। कहने का मतलब यह है कि 1.8 मिलियन लोगों के बीच वास्तविक लड़ाई के परिणामस्वरूप 400,000 से भी कम लोग बचे। घने जंगलों में एक ब्रह्मांड जहाज खड़ा था। ये समाप्त हो गया है, लड़ाई समाप्त हो गई है। लुओ फैंग ने अपने बगल में बादल संपर्क बेल को रगड़ते हुए आह भरी। इसने गर्व से अपने बेल के शरीर को हिलाया, जिसके बाद एक पॉप के साथ ये लुओ फैंग की त्वचा में प्रवेश कर गया और एक कवच का निर्माण किया। भले ही हमने केवल 6 मुख्य कप्तानों को मार डाला और टीमें अतिरिक्त सतर्क हो गईं, फिर भी हमारी कमाई खराब नहीं है, वज्र भगवान ने गर्व से कहा। हॉर्न भी हंसे बिना नहीं रह सका। लुओ फैंग अपनी उंगली को रगड़े बिना नहीं रह सका। भंडारण की अंगूठी उसकी त्वचा में समाहित हो गई थी। 1.5 महीना, इस अवधि की कमाई सचमुच बहुत बड़ी थी। हमारे पास कुल 9 खजाने और 9.08 मिलियन वज्र हैं। लुओ फैंग थंडर गॉड और होन की ओर देखते हुए मुस्कुराए। पहले और दूसरे भाई, अब समय आ गया है कि हम मित्र देशों की सेना के मैदान में लौट आएं। इन वज्रपातों का आदान प्रदान वही करना होगा। अध्याय 357। ठीक है, मित्र देशों की सेना के अड्डे पर वापस लौटें। हान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वहां लौटना आसान नहीं होगा। वज्र भगवान ने अपना गंजा सिर रगड़ा और विचार किया। अभी हाथ में वज्रपात और खजाना होने के बावजूद उन्हें खजाने के बदले में वापस लौटना होगा। वज्रपात अपने आप में किसी भी मूल्य के नहीं थे। वे केवल तभी मूल्यवान थे जब उन्हें खजाने के बदले में उपयोग किया जाता था। हालांकि भले ही लड़ाई समाप्त हो गई, अन्य शक्तियां अभी भी कम सदस्यों वाली टीमों पर हमला करेगी। मित्र देशों के बेस की ओर जा रही हमारी 4 सदस्यीय टीम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। होंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बड़ी शक्तियों की उन अन्य टीमों ने भले ही लड़ना बंद कर दिया है और सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, एक खराब जहाज में अभी भी नाखून है। अगर वे हमें देखते हैं, पहले 1.5 महीने की पागल हत्या के साथ, वे निश्चित रूप से कार्रवाई करें और हमें मिटाने के लिए 1000 लोगों की एक टीम भेजें। लुओ फैंग की अभिव्यक्ति भारी थी। इस प्रकार के छोटे समूह, बड़े समूह, उन पर कोई दया नहीं छोड़ेंगे। मित्र देशों के अड्डे में हत्या करना वर्जित है, लुओ फैंग ने जोर देकर कहा। हालांकि वहां के बाहर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए हमें मित्र देशों के बेस की ओर तेजी से जाना होगा। हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी कि हम इनमें से किसी भी अन्य टीम से न टकराएं। आइए पहले ब्रह्मांड जहाज पर भरोसा करें, लुओ फैंग ने कहा। हम इसका उपयोग तब तक करेंगे जब तक हम एक समतल भूमि क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते। इसे छिपा देंगे और फिर मित्र देशों के अड्डे में घुस जाएंगे। मैं रात को निकलने का सुझाव देता हूं, थंडर भगवान ने सुझाव दिया। ठीक है, फिर हम आज रात प्रस्थान करेंगे। लुओ फैंग मुस्कुराया। भले ही उनका मूड अच्छा था, लुओ फैंग ने अति आत्मविश्वास या लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। चूंकि ब्रह्मांड जहाज में स्कैनिंग उपकरण थे, साथ ही यह स्टार लेवल 9 योद्धाओं की तुलना में हजारों और दसियों हजार गुना तेज था, यह आसानी से अन्य खोजकर्ता टीमों को पार कर सकता था, जिससे वे आसानी से आसमान को पार कर सकते थे और केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच सकते थे। समतल भूमि। फिलहाल मित्र देशों का बेस केवल लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है। हमें अपनी उड़ान पर भरोसा है। लुओ फैंग के विचार घूम गए। उन्होंने तुरंत ब्रह्मांड जहाज को अपने अंतरिक्ष रिंग के भीतर रखा। साथ ही होंग और थंडर भगवान की ओर देखते हुए कहा, पहले और दूसरे भाई, पहले जहाज ने आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया था। यहां से संबद्ध बेस तक केवल 10,000 हो सकते हैं किमी। हालांकि बीच में काफी टीमें तैनात हैं। 1.5 महीने की क्रूर हत्या और नरसंहार के बाद कई टीमें थक गईं, कई टीमें ठीक होने के लिए मध्य क्षेत्र की ओर लौट गईं। हालांकि अगर लुओ फैंग की टीम रास्ते में किसी से मिलती है, तो यह एक अजगर के मुंह के पास से छिपकर निकलने जैसा होगा जो उन्हें कभी भी निगल सकता है। उनकी छोटी सी टीम के लिए खोजे जाने का मतलब तत्काल मृत्यु था। अब तक जीने में सक्षम होने के लिए जीवन और मृत्यु के साथ साथ लड़ाई का अनुभव करते हुए किस टीम के पास खजाना नहीं था। प्रस्थान। लुओ फैंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से सावधानी से संचार किया। लुओ फैंग, होंग, थंडर गॉड और एओगू ने अपने नियोजित मार्ग का अनुसरण किया, जो समतल भूमि पर तैनात किसी भी टीम से बचने और केंद्रीय सहयोगी सेना बेस तक पहुंचने के लिए तैयार थे।
लुओ फैंग के समूह के लिए ये वास्तव में बहुत कम दूरी थी। यदि वे तेज हो जाएं, यहां तक कि एक विश्व के भीतर भी, तो 1 घंटे की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि वे अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। 19.6 किलोमीटर आगे 1000 लोगों की एक टीम गश्त कर रही है। हम अभी भी बेस से 3620 किलोमीटर दूर हैं। ये टीम किसी बड़े समूह की छोटी टीम होनी चाहिए। हम उनके चारों ओर घूमेंगे। लुओ फेंग ने अपनी बाह की स्क्रीन पर नजर डाली और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से तीनों से संवाद किया। होंग, थंडर गॉड और एओगू ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। वे अभी चाकुओं की धार पर नाच रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम पहले ही उनके चारों ओर घूम चुके हैं। आइए मित्र देशों के आधार के करीब जाना जारी रखें। मित्र देशों के अड्डे से 2110 किलोमीटर दूर हम आगे का चक्कर लगाएंगे। आगे एक बड़ी टीम है। लुओ फेंग और उनकी टीम बेहद सतर्क थी। रात के अंधेरे में वे चुपचाप जमीन के करीब उड़ गए। कभी कभी चक्कर लगाते थे और कभी कभी तेजी से उड़ते थे। करीब 3 घंटे बिताते थे और अंत में मित्र देशों के बेस कैंप पर पहुंचते थे। आखिरकार हम बेस पर पहुंच गए। लुओ फेंग और उनकी टीम के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वे पिछले 3 घंटों से हाई अलर्ट पर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी टीम किसी भी समय गश्त के लिए एक समूह भेज सकती थी। कोई भी उनकी सतर्कता को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार 1.5 महीने तक हुई उन्मत्त हत्याओं और लड़ाइयों के साथ गुप्त हमले आम थे, इसलिए वहां कई गश्ती दल थे। इस वजह से लुओ फेंग के दस्ते ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। ओह, हम आ गए हैं। लुओ फेंग ने राहत की सांस ली। बेस के बाहर सुरक्षा कप्तान चिल्लाया। उसके पीछे बड़ी संख्या में लोग थे। 1000 से अधिक लोगों ने उसे घेर लिया था। कप्तान की नजर लुओ फेंग की टीम पर पड़ी। हम 3x पर्वत से लॉर्ड मिंग यू के अधीन हैं। लुओ फेंग चिल्लाया। कैप्टन ने अपना सिर नीचे किया और अपने क्वांटम कंप्यूटर की ओर देखा। लॉर्ड मिंग यू के पास वास्तव में ये 4 अधीनस्थ और उनका डेटा था। प्रवेश करना, कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ फेंग और उनकी टीम ने तुरंत मित्र देशों के बेस में उड़ान भरी। कैप्टन ने उन पर नजर डाली, दांत पीसते हुए कहा, 3x माउंटेन मैल। हम्फ, अगर मैं तुमसे यहाँ मित्र देशों के अड्डे पर नहीं मिला, तो मैं निश्चित रूप से अपने गिरे हुए भाइयों का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा, कमीनो। कमीनो। लुओ फेंग और उनकी टीम बेस में चली गई। पूरा बेस गुस्से और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। कई टीमें एक दूसरे को नफरत से देखती थीं, जैसे कि वे एक दूसरे को खा जाना चाहते हो। क्या चल रहा है? थंडर गॉड ने धीरे से कहा। पिछली बार जब हम यहाँ थे, तो यहाँ विभिन्न टीमों के खोजकर्ताओं ने एक दूसरे को भाइयों के रूप में भी पहचाना था। हालांकि अब हत्या का इरादा और नफरत अविश्वसनीय रूप से प्रमुख है। मित्र देशों के अड्डे से होकर गुजरने वाली पूरी यात्रा बहुत कम मुस्कुराते चेहरों से भरी थी। कई खोजकर्ताओं के चेहरे पर बर्फीले भाव थे। उनकी आंखें नफरत से भरी थीं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे, तो बाहर का सुरक्षा कप्तान अभी भी हमें देखकर मुस्कुरा रहा था और आमंत्रित कर रहा था। हालांकि वह कप्तान अभी ठंडा था। लुओ फेंग ने धीरे से कहा, शायद 1.5 महीने के नरसंहार के बाद प्रत्येक पक्ष ने बहुत सारे लोगों को खो दिया। इन खोजकर्ता सेनाओं ने संभवतः अपने बहुत से मित्रों और भाइयों को खो दिया है, इसलिए यह प्रतिक्रिया है। जब लुओ फेंग और उनकी टीम ने बेस में प्रवेश किया और 3x माउंटेन की ओर बढ़े, तो उन्हें पता नहीं चला। अन्य लोगों ने उसे पहले ही खोज लिया था। वे वास्तव में लौट आए। जल्दी करो और प्रभु को रिपोर्ट करो। ये वे कुछ हैं जिन्हें महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से चुना है। मित्र देशों की सेना के अड्डे के भीतर कुछ छायाचित्रों ने दूर से लुओ फेंग की जांच की, जिसके बाद उनमें से कुछ रिपोर्ट करने के लिए राजकुमार के अंगरक्षकों की तलाश में तेजी से निकल गए। मित्र देशों का आधार पवित्र भूमि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साइड, एक बड़े तंबू के भीतर। नौवां राजकुमार ब्रोलिन एक कुर्सी पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली, भौहें सिकोड़ ली, जैसे कि वह किसी चीज से परेशान हो। महामहिम, एक आदमी बाहर से घुटने के बल झुकता हुआ अंदर भागा। कैमलॉट। ब्रोलिन ने घुटने टेके अंगरक्षक को देखते हुए अपनी आंखें खोली। महामहिम, हमारी निगरानी टीम ने 4 लोगों की खोज की है। वे वही हैं जिन्हें आपने व्यक्तिगत रूप से पहले मारने के लिए कहा था। वे भी जो एक ब्रह्मांड जहाज में भाग गए थे। 5 में से 4। अंगरक्षक ने सूचना दी। उस समय वे वास्तव में लुओ फेंग की 5 सदस्यीय टीम पर आधी रात तक नजर रखते थे और उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते थे। इसलिए वे उनकी शक्ल, सूरत और ताकत से भली भांति परिचित थे। जैसे ही लुओ फेंग और उनकी टीम वहां पहुंची, उन्होंने तुरंत उन्हें पहचान लिया।
हम ब्रह्मांड जहाज। ब्रोलिन ने अपनी भौहें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है। एक बड़ी सेना की कमान संभालने वाले ब्रोलिन के साथ 1.5 महीने का नरसंहार। इसके कारण उसे अन्य सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए बहुत अधिक ताकत और एकाग्रता का उपयोग करना पड़ा। लुओ फेंग की घटना उसकी तुलना में एक छोटी सी बात थी। निगरानी रखना जारी रखें, ब्रोलिन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अंगरक्षक ने सम्मानपूर्वक पालन किया। थरी एक्स माउंटेन गुट के भीतर जो कोई भी थरी एक्स माउंटेन के सेक्टर लॉर्ड्स या डोमेन लॉर्ड्स के अधीन था, वे सभी मित्र देशों के बेस पर पहुंचते ही यहां एकत्र हो गए। इस प्रकार लुओ फेंग और उनकी टीम ने गुट में प्रवेश किया। मास्टर, पिछली बार जब हमें 9वें राजकुमार ने मारने का आदेश दिया था, तो वे निश्चित रूप से हमें पहचान लेंगे। इस बार हम लौटे, उन्हें हमें ढूंढ लेना चाहिए था। ओगो ने आत्मा ऊर्जा के माध्यम से संचार किया। ये लुओ फेंग की गणना के भीतर लंबे समय से था, हालांकि अगर उन्हें पहचान लिया गया, तब भी उन्हें संबद्ध आधार पर वापस लौटना होगा। यहां तक कि अगर मैं खजाने का आदान प्रदान नहीं करता हूं, तब भी हमें सुरक्षित रूप से दुनिया के भीतर की दुनिया को छोड़ना होगा, थंडर की दुनिया से सुरक्षित रूप से बाहर निकलना होगा। लुओ फेंग ने धीरे से कहा, हालांकि अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है, तो दुनिया के भीतर दुनिया के बाहर निकलने पर एक टीम तैनात होनी चाहिए। जैसे ही कोई छोटी टीम बाहर निकलेगी, उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा और लूट लिया जाएगा। केवल एक बड़ी टीम का अनुसरण करके ही कोई बाहर निकल सकता है। लुओ फेंग इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट थे। डरने की कोई बात नहीं थी। थरी एक्स माउंटेन गुट के साथ घुलने मिलने और कांग लैंड स्टार में लौटने के दौरान लुओ फेंग ने कभी भी अकेले अभिनय करने के बारे में नहीं सोचा था। वह गुट और बड़े समूह का अनुसरण करेगा। वे जहां भी जाते और ठहरते, वह उनका अनुसरण करता। जब वे एक संसार के भीतर संसार छोड़ेंगे, तो वह भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ ही चला जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि जब मैं इस गुट में हूं तो वह कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। लुओ फेंग ने गुप्त रूप से सोचा, शायद उसकी नजर में उसने मुझे कभी लक्ष्य के रूप में नहीं सोचा था। आवाजें गूंजी, जिससे गहरी सोच में डूबा लुओ फेंग जाग गया। उसने ऊपर देखा और एक पतले आदमी को देखा, साथ ही एक लंबा और मजबूत सुनहरे छोटे बालों वाला आदमी चल रहा था। पतला आदमी मुस्कुराया, लुओ फेंग, ये लॉर्ड बैंडी है, थरी एक्स माउंटेन की दूसरी बड़ी टीम के प्रमुख कप्तान। लुओ फेंग हैरान था, उसके सामने सुनहरे छोटे बालों वाला आदमी बाकी सभी की तुलना में बहुत मजबूत आभा वाला था। भगवान बैंडी। लुओ फेंग झुके, उनके बगल में होंग, थंडर गॉड और एओगू भी झुके। उनके पहुंचने से पहले बाबाटा के स्कैन पर भरोसा करते हुए वे पहले से ही जानते थे। कुल मिलाकर लगभग 480,000 लोगों वाले इस सहयोगी बेस में 6 ब्रह्मांड स्तर थे। जाहिर तौर पर 1.5 महीने की लंबी क्रूर लड़ाई में 10 लाख से अधिक स्टार लेवल 9 योद्धाओं को खोने के कारण 6 यूनिवर्स लेवल की सफलताएं मिली, जिनमें से थरी एक्स माउंटेन गुट के पास 2 यूनिवर्स स्तर के लड़ाके थे। लुओ फेंग, लॉर्ड मिंग यू ने मुझसे पहले भी आपका उल्लेख किया है। सुनहरे बालों वाला लंबा और मजबूत आदमी लुओ फेंग और उसकी टीम को देखकर मुस्कुराया। अध्याय 358। क्या तुम लोग 5 सदस्यीय दल नहीं थे? कप्तान बैंडी ने लुओ फेंग के 4 लोगों के समूह की ओर देखा। एक विश्व के भीतर ब्रह्मांड स्तर के 2 सेनानियों में से एक के रूप में बैंडी के पास बहुत सारी विस्तृत जानकारी तक पहुंच है। हम थे, लेकिन हमारे दस्ते के सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई। लुओ फेंग ने आह भरी। किसने मारा? बैंडी ने भौहें चढ़ा दी। 9वें राजकुमार के अधीन व्यक्तियों में से एक। लुओ फेंग इतने अच्छे मूड में नहीं थे। हालांकि टाइनान वह एक गुलाम था, फिर भी पृथ्वी पर कोई गुलाम नहीं था। इसलिए लुओ फेंग ने अवचेतन रूप से अपने दासों को माल नहीं माना और इसके बजाय उनके साथ अंगरक्षकों की तरह व्यवहार किया। इसलिए टाइनान हे की मृत्यु ने लुओ फेंग को टाइनान हे की सेवा के लिए आभारी बना दिया और 9वें राजकुमार पर क्रोधित भी कर दिया। 9वां राजकुमार। बैंडी ने अपना सिर हिलाया, तब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके आदमियों द्वारा बहुत से लोग मारे गए हैं। मैं समझता हूं, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। यदि आप लोग जीवित रह सकते हैं, तो लॉर्ड मिंग यू निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। बैंडी मुस्कुराए, एक अनुस्मारक, मैं भी लॉर्ड मिंग यू के अधीन हूं। लुओ फेंग, होंग और थंडर गॉड बेहद हैरान थे। 4 संगठनों के प्रमुख के रूप में थरी एक्स माउंटेन के पास कई सेक्टर लॉर्ड्स और डोमेन लॉर्ड्स हैं। मिंग यू थरी एक्स माउंटेन में बिल्कुल विशिष्ट नहीं है, और फिर भी थरी एक्स माउंटेन के समूह में दिखाई देने वाले 2 ब्रह्मांड स्तर के सेनानियों में से एक मिंग यू के अधीन है।
तो कप्तान बैंडी भी लॉर्ड मिंग्यू के अधीन थे। लुओ फेंग ने खुशी से चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। हाँ हाँ, जब हम दुनिया को एक दुनिया के भीतर छोड़ देते हैं और कैंग लैंड स्टार पर वापस जाते हैं, तो आप लोग लॉर्ड मिंग्यू को एक साथ देखने के लिए मेरे साथ आते हैं। बैंडी मुस्कुराया। यदि यह उनके सामान्य श्रेष्ठ लॉर्ड मिंग्यू के लिए नहीं होता, तो बैंडी व्यक्तिगत रूप से लुओ फेंग के समूह का स्वागत करने नहीं आते। निश्चित रूप से, लुओ फेंग ने जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बैंडी फिर चला गया। 3x माउंटेन समूह के एक उच्च अधिकारी के रूप में बैंडी को कई चीजों से निपटना पड़ा। भले ही देर रात हो चुकी थी, युद्ध वर्दी सेट और हेलमेट पहने लोगों को अक्सर बीच में थंडर कैसल में प्रवेश करते देखा जा सकता था। लुओ फेंग, होंग और थंडर गॉड ने भीड़ में दूर से बीच में थंडर कैसल को देखा। बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम लोग क्या बदलने की तैयारी कर रहे हो? लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से कहा। थंडर गॉड ने कहा, एक D6 ग्रेड रेल गन और एक थंडर अनुदेश मैनुअल। अमीर बनने का यही मतलब है, बस जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे खरीद लें। बड़े भाई, आपके बारे में क्या? लुओ फेंग ने हॉन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो मेरे लिए फायदेमंद हो। यदि कोई जीवन फल बचा हो, तो उसे खरीदने में मेरी सहायता करें। इसके अलावा, अगर कोई हॉट ऑफ स्टॉक्स बचा है, तो वह भी मेरे लिए खरीद ले। अभी के लिए बस इतना ही, होंग ने कहा। समझ गया। लुओ फेंग ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, मैं बचे हुए वज्र पत्थरों का उपयोग अन्य खजानों के बदले में करूंगा। वे खजाने भी बड़ी मात्रा में धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे जाने के बाद, हम उस बड़ी मात्रा में धन का उपयोग उन चीजों के बदले में कर सकते हैं जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। थंडर गॉड ने व्यंग्यपूर्वक कहा, थडी, जो तुम चाहते हो करो, क्योंकि ये सारे पत्थर तुम्हें ही मिले हैं, तुम्हारा बड़ा भाई और मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। लुओ फेंग तुरंत विनिमय करने की जल्दी में नहीं था। उसने पहले तो चुपचाप देखा। थंडर कैसल में प्रवेश करने वाले वास्तव में बहुत से लोग थे। हालांकि, उनमें से 99% संभवतः अन्य लोगों को भ्रमित करने के लिए मात्र प्रलोभन है। रात धीरे धीरे बीत गई और दुनिया के भीतर प्रकाश का एक टुकड़ा दिखाई दिया। पूरे मैदान में ठंडी हवा चली। लुओ फेंग, जिसने हेलमेट पहने हुए एक मिश्रधातु युद्ध वर्दी पहनी हुई थी और उसकी पीठ पर एक मिश्रधातु ब्लेड था, बिल्कुल हर दूसरे ब्रह्मांड साहसी की तरह सीधे थंडर कैसल की ओर बढ़ रहा था। वह प्राचीन महल में जा रहा है। क्या वह एक धोखा है, या वास्तव में कुछ बदले में लेने वाला है? किसे परवाह है अगर वह वास्तव में कोई लेन देन करने जा रहा है? जल्दी करो और इसकी सूचना प्रभु को दो। उस 4 सदस्यीय दस्ते का कप्तान प्राचीन महल में गया। 9वें राजकुमार के अधीन निगरानी ड्यूटी पर तैनात साहसी लोगों ने तुरंत ये जानकारी दी। इसके बारे में लुओ फेंग को कुछ नहीं पता था। हालांकि, भले ही वह जानता हो, लुओ फेंग बिना किसी परवाह के हंसेगा। 3x आर्मी की सेना के हिस्से के रूप में, लुओ फेंग वास्तव में किसी भी चीज से नहीं डरता था। जब गठबंधन के तहत बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे, लुओ फेंग ने महल के द्वार में कदम रखा। थंडर कैसल, एक उदास ठंडा, प्राचीन कमरा। लुओ फेंग चुपचाप वहीं खड़ा रहा। मैं एक लेन देन करना चाहता हूं, लुओ फेंग चिल्लाया। थोड़ा रुको बच्चे, प्राचीन कमरे के चारों ओर धीमी आवाज गूंजी। इन 2 दिनों में बहुत सारे लोग लेन देन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूं। पहले मुझे इसे समाप्त करने दीजिए। ये सुनकर लुओ फेंग चौंक गए। जीवित एआई वर्तमान में किसी और के साथ काम कर रहा है। यार, ये गंदा है। बाबाटा चिल्लाया। क्या गलत? लुओ फेंग से पूछताछ की। बाबाटा ने गुस्से में कहा, ये जीवित एआई निश्चित रूप से एक गड़बड़ और भयावह व्यक्ति है। भले ही गठबंधन के कई लोग महल में प्रवेश कर रहे हैं, ये हर कुछ मिनटों में सिर्फ एक व्यक्ति होता है। और तभी बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्या जीवित एआई आपको सीधे नहीं बता रहा है कि आपके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में लेन देन कर रहा है? लुओ फेंग बेहद हैरान थे। आपके पास कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। लेकिन यदि आपके पास अधिकार होता और आप एक विशाल टीम के नेता होते, तो आप क्या करते? बाबाता ने पूछा। मैं उस पर नजर रखने के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा। उसके गठबंधन का क्षेत्र छोड़ने के बाद मैं अपना कदम उठाऊंगा। लुओ फेंग की आंखें सदमे से भर गईं। इसलिए, ये जीवित एआई निश्चित रूप से भयावह है। एक जीवित एआई के रूप में, क्या वह अपने कहे हर शब्द के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता? उसकी गणना करने की क्षमता असाधारण है, इसलिए वह ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेगा। इसका मतलब है, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है।
उसके पास ऐसा करने का केवल एक ही कारण है, आप लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करना। ये जीवित एआई गंभीर रूप से भयावह है। बाबाता बेहद गुस्से में थे। लुओ फेंग भी थोड़े गुस्से में थे। यदि उनका अनुमान सही है, तो इस प्राचीन महल में जीवित एआई शायद यही कारण है कि 9वें राजकुमार ब्रोलिन ने लोगों को उनका पीछा करने की व्यवस्था की। अन्यथा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। महान 9वें राजकुमार केवल लुओ फेंग के समूह के पीछे क्यों जाएंगे, अन्य समूहों के पीछे क्यों नहीं? दालान से कदमों की आवाज आ रही थी। एक मोटा, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अंदर आते हुए मुस्कुराया। उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक परत थी। यदि आप ध्यान से देखें, तो आप मुश्किल से ही पता लगा पाएंगे कि यह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था, बल्कि ऊर्जा से बना एक प्राणी था। लॉर्ड वू, भले ही लुओ फेंग दिल में थोड़ा क्रोधित था, लेकिन सतह पर वह बहुत अच्छे व्यवहार वाला प्रतीत होता था। एक गड़बड़ जीवित एआई के खिलाफ लड़ना जो हजारों वर्षों से अकेला है, एक बहुत ही बेवकूफी भरी बात है। अरे बच्चे, ये हमारी दूसरी बार मुलाकात है ना? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपकी फसल अच्छी हुई है। मुझे बताओ, तुम किसके बदले में क्या लेना चाहते हो? एक जीवन फल, लुओ फेंग ने कहा। पिछली बार आपने एक जीवन फल के बदले एक और फल लिया था और अब भी आप एक और फल चाहते हैं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने लुओ फेंग को आश्चर्य से देखा। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने जवाब में अपना सिर हिलाया। मेरे जीवन के सारे फल खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। लुओ फेंग जम गया। हाँ, वज्र पत्थर खजाने का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वज्र पत्थर आपको वह खजाना दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के खजाने सीमित हैं। जैसे कि भले ही 9वें राजकुमार ब्रोलिन को बाद में 1 टन गड़गड़ाहट वाले पत्थर मिले, वह कभी भी विरासत के क्रिस्टल बॉल का तीसरा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाएगा। लुओ फेंग ने कहा, तब मैं सितारों का दिल बदलूंगा। उसमें से भी कुछ नहीं बचा है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। क्या इनमें से कोई नहीं? फिर कम से कम एक D6 ग्रेड रेल गन तो बची रहनी चाहिए। लुओ फेंग ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा। D6 रेल गन सेक्टर लॉर्ड्स और डोमेन लॉर्ड्स के लिए उतनी उपयोगी नहीं है, इसलिए किसी के द्वारा इसे एक्सचेंज करने की संभावना काफी कम है। और कुल 3 D6 ग्रेड रेल गन भी उपलब्ध हैं। उनमें से भी कुछ नहीं बचा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। पहले दिन एक ही व्यक्ति ने एक ही बार में इन तीनों D6 ग्रेड रेल गनों को बदल लिया। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। इनमें से कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान, वो कौन सा खजाना अभी भी बचा हुआ है? लुओ फेंग ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा। अभी भी 63 खजाने बाकी हैं। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी लुओ फेंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। चूंकि आप अच्छे लगते हैं, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना सिर हिलाया। एक क्षण में ऊर्जा की किरणें उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं और एक पर्दा बन गया। स्क्रीन पर खजाने की एक सूची थी जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रही थी कि प्रत्येक खजाने में से कितना बचा हुआ है। नंबर 1, संपूर्ण स्थानिक अनुदेश मैनुअल इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल 3 खाते के लिए बैंक खाता, स्टॉक कोई नहीं। नंबर 2, मास्टर का बैंक खाता, स्टॉक कोई नहीं। नंबर 3, डोमेन लॉर्ड लेवल ब्लडलाइन इवोल्यूशन पोशन 1 भाग। नंबर 18, थंडर अनुदेश मैनुअल सेट 1 सेट में 6 मैनुअल, स्टॉक 5। नंबर 68, स्तर 5 आनुवंशिक ऊर्जा हथियार, फायर व्हील, स्टॉक कोई नहीं। लुओ फेंग ने इस सूची को देखा और गहरी सांस ली। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कि एक विशाल सूची ने किसी के दिल को ठंडा कर दिया। किड्डो, यह क्या होगा? सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी लुओ फेंग को देखकर मुस्कुराया। और फिर भी लुओ फेंग दुविधा में था। उसे किसे चुनना चाहिए? लुओ फेंग, तुम किस बारे में इतने भ्रमित हो? मूर्ख, बाबाता की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुम्हें सितारों वाला दिल चाहिए। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मांड में उपलब्ध है। क्या आप जीवन का फल चाहते हैं? ये ब्रह्मांड में भी उपलब्ध है। जब तक आपके पास पर्याप्त धन और उचित कनेक्शन है, आप उन्हें खरीद सकते हैं। तो भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इस सूची में से अधिक मूल्यवान चीजों का आदान प्रदान करना है। ये खजाने भारी मात्रा में धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप बाद में ब्रह्मांड में वही नहीं खरीद सकते जो आप चाहते हैं? बाबाता ने कहा।
इतना सरल विचार, फिर भी उसकी सोच उसके सामने की सूची तक ही सीमित थी। ये वे हैं जो अधिक मूल्यवान हैं, इसलिए इन्हें खरीदें। बाबाटा ने लुओ फेंग को बताया कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों के साथ संवाद किया। और मुझे वो सब चाहिए। और वह थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट, मुझे बाकी सभी 5 सेट चाहिए। लुओ फेंग समृद्ध था। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत तेज पत्थर थे उन्होंने वही खरीदा जो उन्हें शुरुआत में चाहिए था। अंत में, जो लोग लेन देन करने आते हैं उनके पास इतने वज्र नहीं होते। और फिर भी लुओ फेंग एक ही बार में इतनी सारी चीजें चाहता था। आवश्यक वज्रपात की मात्रा काफी चिंताजनक थी। ये कुल 9.02 मिलियन वज्रपात होंगे। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने लुओ फेंग को देखा। अध्याय 359। सबसे पहले, संगठनों के नेता 9वें राजकुमार की तरह थंडर महल में विनिमय के लिए लाखों और करोड़ों थंडरस्टोन लाए। यह अजीब नहीं था। हालांकि बाद में, चूंकि जिन लोगों के पास गड़गड़ाहट थी, उन्होंने बहुत पहले ही उनका आदान प्रदान कर लिया था, बमुश्किल कोई बड़ा लेनदेन सामने आया। भगवान वु, यहाँ 9.02 मिलियन वज्र पत्थर हैं। उसके हाथ के झटके से एक स्थानिक भंडारण अंगूठी दिखाई दी। मोटे, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक त्वरित जांच के साथ, वो लुओ फेंग की ओर अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। किड्डू, तुमने मुझे और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया है। ऐसा लगता है कि गठबंधन में आपके पास उतना अधिकार नहीं है। आपके पिछले आदान प्रदान के साथ, आपके द्वारा उपयोग किए गए थंडरस्टोन की कुल मात्रा 10 मिलियन से अधिक है। कुछ चीजों को किस्मत नहीं समझा सकती। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मुस्कुराया और वहीं बात करना बंद कर दिया। उसके हाथ के एक झटके से सभी प्रकार के खजाने प्राचीन कमरे में मंडराने लगे। ब्रह्मांड के सभी प्रकार के तात्विक स्रोत नियम चारों ओर से उत्पन्न हुए। वहां कई 5 चरणीय आनुवंशिक हथियार और आध्यात्मिक हथियार थे। उन पर की गई बेहद जटिल नक्काशी सुनहरे सींग वाले जानवर पर की गई प्राकृतिक नक्काशी के समान थी। तात्विक स्रोत कानूनों की घनी आभा के कारण लुओ फेंग की सांसें रुक गईं। प्रत्येक वस्तु एक बहुमूल्य खजाना है। प्रत्येक वस्तु हजारों जीवन ग्रहों के बदले ले सकती है, कुछ तो सैकड़ों हजारों जीवन ग्रहों के बदले भी ले सकती है। इन सभी खजानों को एक साथ जोड़ने पर एक आकाशगंगा की कीमत से कहीं अधिक हो जाती है। वे उस सेनानी की सारी संपत्ति से अधिक मूल्यवान हैं, जिसने अभी अभी सेक्टर लॉर्ड स्तर पर कदम रखा है। वाह, जैसे ही लुओ फेंग ने अपने सामने मंडरा रहे इन सभी मूल्यवान खजानों को देखा, उसकी हृदय गति तेज होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसका खून उबल रहा था। मैं इन सभी खजानों को स्थानिक भंडारण रिंग में रखूंगा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने लुओ फेंग की ओर एक स्थानिक भंडारण रिंग फेंकी। ठीक है। लुओ फेंग ने इसे लिया और अंदर के खजाने की जांच की। फिर उन्होंने भौहें चढ़ाई। लॉर्ड वू, थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के 5 सेटों के बारे में क्या? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के 5 सेट इन 5 मिनी क्वांटम कंप्यूटरों में संग्रहित हैं। धन्यवाद, लॉर्ड वू। मैं अब जा रहा हूं। लुओ फेंग ने अभिवादन किया और फिर चला गया। विशाल मैदान पर गठबंधन में पुरुषों की संख्या 5 मिलियन से अधिक थी। जाहिर है, बाहरी इलाकों में मौजूद अन्य दस्ते वापस लौट रहे हैं। अपने सफल आदान प्रदान के बाद, लुओ फेंग ने अच्छे मूड में प्राचीन महल छोड़ दिया और 3x माउंटेन के क्षेत्र में लौट आए। तीसरा भाई थंडर गॉड ने लुओ फेंग को देखा और अपना हाथ लहराया। आ रहा हूं। लुओ फेंग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आया। ये कैसे चलेगा? हान की आंखों में थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसने ध्यान से अपनी आनुवंशिक ऊर्जा के बारे में पूछा। हम बहुत धीमे थे, सारी अच्छी चीजें ले ली गईं। चाहे D6 रेलगन, जीवन फल या सितारों का दिल, ये सभी पौराणिक खजाने चले गए हैं। लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उत्तर दिया। उसे सावधान रहना पड़ा, क्योंकि आसपास 3x माउंटेन के कई अन्य लोग भी थे। वे सब चले गए। हांग और थंडर भगवान जम गए। हाँ, आप जो भी चीजें चाहते थे, उनमें से मुझे केवल 5 थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट मिले। लुओ फेंग थंडर गॉड की ओर देखते हुए मुस्कुराए। दूसरे भाई, ये थंडर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेक्टर लॉर्ड काबू का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह आप पर बहुत अच्छा लगता है। ये थंडर अनुदेश पुस्तिका अन्य खजानों की तुलना में उतनी मूल्यवान नहीं थी, क्योंकि सेक्टर लॉर्ड काबू आखिरकार सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड थे। वह जिन तकनीकों के साथ आया वह उतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती विरासत क्रिस्टल की तुलना में। यदि यह एक अमर प्राणी की अनुदेश पुस्तिका होती, तो ये बहुत बड़ी बात होती।
लुओ फेंग को यूमो प्लेनेट संप्रदाय की विरासत मिली, जो उस थंडर निर्देश पुस्तिका से कहीं अधिक शक्तिशाली है। गड़गड़ाहट के रास्ते पर यूमो प्लेनेट संप्रदाय शायद थोड़ा कमजोर है, क्योंकि यूमो प्लेनेट संप्रदाय आध्यात्मिक पाठकों के पथ पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, मुझे देखने दो, थंडर भगवान खुद को नियंत्रित नहीं कर सके, क्योंकि वह थंडर के मार्ग का अभ्यास करते हैं। जल्दी मत करो, होंग ने अपनी आनुवंशिक ऊर्जा के माध्यम से चिल्लाया, हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। थंडर की दुनिया छोड़ने के बाद आप धीरे धीरे उन निर्देश पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप कम समय में उनसे निपट पाएंगे। हाँ ठीक है, मैं बड़े भाई की बात सुनूंगा। थंडर भगवान का मन स्पष्ट हो गया। बड़ा भाई, दूसरा भाई, लुओ फेंग ने जारी रखा, भले ही मैंने आदान प्रदान समाप्त कर लिया हो, मेरे पास अभी भी यहाँ 60,000 वज्र पत्थर हैं। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे हैं। होंग और थंडर भगवान जम गए। होंग ने उत्तर दिया, ये वज्रपात व्यर्थ नहीं जा सकते। चूंकि आप उनका आदान प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जल्दी से बेच दें। जब हम दुनिया को एक दुनिया में छोड़ देते हैं, तो ये वज्र पत्थर बेकार हो जाते हैं। अभी गठबंधन में अभी भी लोग थंडरस्टोन खरीद रहे हैं। भले ही कीमतें उतनी ऊंची नहीं है जितनी शुरुआत में थी, फिर भी हमें सर्वोत्तम संभव कीमत खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लुओ फेंग ने अपने आध्यात्मिक बल के माध्यम से कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, चलो उन लोगों की तलाश करें जो थंडरस्टोन खरीद रहे हैं। कुछ दिनों तक गठबंधन में रहिए और उनसे बात करिए, ये देखने के लिए कि हम कितने में बेच सकते हैं। ठीक है, होंग और थंडर गॉड ने सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में मैदान पर सेना का आकार बढ़ता गया। इस बीच लुओ फेंग 60,000 थंडरस्टोन को कई हिस्सों में बेचने में कामयाब रहे, क्योंकि जो लोग उन्हें खरीद रहे हैं वे भी एक साथ इतने सारे थंडरस्टोन नहीं निगल सकते। क्योंकि महल में बहुत सारा खजाना नहीं बचा था, इसलिए थंडरस्टोन की विनिमय दर में नाटकीय रूप से गिरावट आई। 60,000 थंडरस्टोन कुछ अच्छी तरह से बिके और कुछ नहीं। एक थंडरस्टोन के लिए औसत कीमत लगभग 80 क्यूबिक मीटर यूनिवर्स क्रिस्टल थी, कुल मिलाकर 50 लाख क्यूबिक मीटर यूनिवर्स क्रिस्टल। यदि आप ब्रह्मांड क्रिस्टल को जोड़ते हैं जो क्लाउड संपर्क बेल को चोरी और घात लगाने से प्राप्त हुए हैं, और ब्रह्मांड क्रिस्टल भी हैं जिन्हें लुओ फेंग और उनके दस्ते ने खोदा है, तो उनके पास कुल 6.8 मिलियन क्यूबिक मीटर ब्रह्मांड क्रिस्टल है। 6.8 मिलियन क्यूबिक मीटर यूनिवर्स क्रिस्टल, जो 6.8 बिलियन यूनिवर्स सिक्के हैं। हाँ, नुलान शान परिवार के पास भी शायद इतना कुछ नहीं है। थंडर गॉड बेहद खुश था। शांत हो जाओ, ये तो बस शुरुआत है, होंग ने मुस्कुराते हुए अपनी आनुवंशिक ऊर्जा के माध्यम से कहा, वे खजाने मुख्य भाग हैं। बेशक मैं इसे समझता हूँ, थंडर गॉड मुस्कुराए। लुओ फेंग भी बेहद खुश थे। सिद्धांत रूप में केवल बड़े संगठनों को ही दुनिया के मूल्यवान खजाने को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि उनके सटीक स्कैनर की बदौलत उनकी पहली खुदाई में 10 लाख से अधिक वज्रपात हुए। इसके साथ वह अपने क्लाउड संपर्क बेल को मेगा विकसित करने के लिए जीवन फल प्राप्त करने में कामयाब रहा। विकसित क्लाउड संपर्क बेल और बाबाटा के साथ उन्होंने अपनी बड़ी चोरी शुरू की। कई 10,000 सदस्यीय दस्ते की तुलना लुओ फेंग के दस्ते से भी नहीं की जा सकती। केवल 9वें राजकुमार ब्रोलिन के तहत गठबंधन जैसी विशाल टीमों ने लुओ फेंग की टीम से अधिक कमाई की। हालांकि वास्तव में मूल्यवान खजाने जैसे विरासत क्रिस्टल के 3 खाते, सेक्टर लॉर्ड के बैंक खाते का पासवर्ड और डोमेन लॉर्ड लेवल ब्लडलाइन एवोल्यूशन पोशन, शीर्ष 10 मूल्यवान खजानों में से लुओ फेंग को केवल 3 जीवन में से 1 मिला फल। बाकी उसे एक भी नहीं मिला। लुओ फेंग के आदान प्रदान समाप्त होने के 5वें दिन मैदान पर लगभग 600,000 बड़ी गठबंधन सेना महल के चारों ओर एकत्र हुई। जमीन पर सफेद रोशनी बिखरी हुई है। थंडर कैसल के ऊपर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की छवि दिखाई दी। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी महल के ऊपर मंडराया और आसपास की गठबंधन सेना की ओर देखा। वह चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, अभी अभी खजाने का अंतिम लेन देन पूरा हुआ है। अब तक मेरे पास मौजूद सभी 312 खजाने आप लोगों द्वारा बदले जा चुके हैं। प्राचीन महल के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगे। फिर भी गठबंधन की सेना में शामिल सैकड़ों हजारों लोग जम गए। मेरे पास अभी भी बचे हुए वज्रपात हैं। मैंने अभी अभी कुछ वज्रपात खरीदे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? अचानक गठबंधन में कई लोग नाराज हो गए। उनमें से कुछ तो गुस्से में दहाड़ने भी लगे। इन स्टार स्तर के 9 चरण सेनानियों के लिए
उनके पास मौजूद वज्रपात उस धन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उन्हें लार टपकाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन पलक झपकते ही वज्रपात बेकार पत्थरों में बदल गए। एक बार जब आप उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर पाते तो थंडरस्टोन बेकार हो जाते हैं। कुछ लोग क्रोधित थे, कुछ लोग चिल्लाए, और कुछ लोग अत्यधिक प्रसन्न थे। कुछ भी हो, एक संसार के भीतर का खजाना समाप्त हो गया है। मुझे यकीन है कि उस महल में अभी भी और भी खजाने हैं। थंडर गॉड ने महल की ओर देखा। अगर हैं भी, तो वे हमारे नहीं हैं। होंग ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। एक सेक्टर लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया महल निश्चित रूप से इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। एक दुनिया के भीतर की दुनिया में हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। लुओ फेंग भी मुस्कुराए। अचानक एक दूत बहुत दूर नहीं चिल्लाया, लुओ फेंग, मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं कि यहाँ खजाने का आदान प्रदान खत्म हो गया है। थोड़ी देर में हमारी 3x माउंटेन की सेना प्रस्थान करेगी। हम दुनिया को एक दुनिया के भीतर छोड़ देंगे और गड़गड़ाहट की दुनिया की ओर बढ़ेंगे। वज्र की दुनिया से हम कैंग लैंड स्टार पर लौटेंगे। जवाब में लुओ फेंग चिल्लाया, समझ गया। इसके अलावा, भले ही गठबंधन में लोगों को मारना मना है, एक बार जब हम चले जाते हैं तो प्रत्येक सेना गठबंधन के नियमों के तहत बाध्य नहीं होती है, इसलिए वापसी के रास्ते में भी लड़ाई हो सकती है। कृपया सावधान रहें और मुख्य समूह से अलग न हो, संदेशवाहक ने कहा। लुओ फेंग और उनका समूह उत्तर देते हुए मुस्कुराए। इस बात की जानकारी उन्हें काफी पहले से थी। गठबंधन के मैदानों के भीतर हत्या करने की मनाही का तथाकथित नियम मौजूद है ताकि प्रत्येक दस्ता सुरक्षित रूप से खजाने का आदान प्रदान कर सके। एक बार जब आदान प्रदान का समय समाप्त हो जाता है और प्रत्येक संगठन अपने अपने पक्ष में लौट आता है। कुछ दस्तों को बड़े पुरस्कार मिले हैं जबकि अन्य को बमुश्किल कुछ मिला है। यह उन दस्तों के लिए अजीब नहीं होगा जिन्होंने अन्य दस्तों से चोरी करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा कमाई नहीं की है। ठीक है, हम वैसे भी 3x माउंटेन के मुख्य समूह का अनुसरण करेंगे। लुओ फेंग मुस्कुराए। 3x माउंटेन के पक्ष में लगभग 80,000 लोग और 2 ब्रह्मांड स्तर के लड़ाकू विमान हैं, इसलिए यह बहुत सुरक्षित है। और हम पीछे छुपे रहेंगे, थंडर गॉड ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सिर्फ 4 लोगों का एक दस्ता है, और हमारी पहचान से पता चलता है कि हम लॉर्ड मिंग यू के अधीन हैं, इसलिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। सामने दरअसल दुनिया के भीतर प्रवेश करने वाला पहला 3x माउंटेन समूह मुख्य समूह के केंद्र में रहेगा। और मुख्य समूह ने कभी भी 4 सदस्यीय दस्ते का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि 4 सदस्यीय दस्ते की शक्ति बहुत कमजोर है। साथ ही, जब वे आदेशों का पालन कर रहे हैं और गठन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हजारों हजारों लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक 4 सदस्यीय दस्ता बस रास्ते में आ जाएगा। नॉर्थ ड्रैगन कैसल का समूह चला गया है। गठबंधन के अन्य सदस्यों की नजर में एक विशाल समूह एक साथ आकाश में उड़ गया। उन्होंने आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि हजारों लोग सीधे दूरी की ओर बढ़ रहे थे। 3x माउंटेन, सभी लोग मेरे आदेश का पालन करें, प्रस्थान करें। 3x माउंटेन के मुख्य समूह के केंद्र में गोरिल्ला जानवर से निकली एक धीमी आवाज हर व्यक्ति के कान के आसपास गूंजती रही। और भव्य सेना में लुओ फेंग, होंग, थंडर गॉड और एओगू स्वाभाविक रूप से इसका हिस्सा थे। लुओ फेंग के 4 लोगों का समूह हर किसी की तरह एक ही समय में आकाश में उड़ गया। लगभग 80,000 लोगों की भव्य सेना उत्तरी ड्रैगन कैसल की सेना के आकार से काफी अधिक थी। 80,000 लोगों का एक साथ आकाश में उड़ना किस प्रकार का दृश्य है? यह ऐसा है मानो एक अनंत बड़े बादल ने पूरे आकाश को ढक लिया हो। पूरा मैदान काला हो गया। जैसे जैसे वे दूरी की ओर बढ़ रहे थे, सेना अनगिनत संख्या में बहती रोशनी में बदल गई। अध्याय 360। 9वें राजकुमार ब्रोलिन की नजर दूर तक उड़ती हुई 3x पर्वत की विशाल सेना पर पड़ी। महामहिम, उनके बगल में एक अंगरक्षक बोला, क्या हम अभी भी नहीं जा रहे हैं? ब्रोलिन ने ठंडे स्वर में कहा, सब कुछ मैंने पहले ही तय कर लिया है। हाँ, अंगरक्षक ने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। ब्रोलिन के मन में उसने सोचा, मुझे मारना चाहिए या नहीं? दादाजी, आपने तो मुझे आदेश दे दिया। अब जबकि अन्य शक्तियां मित्र देशों का आधार छोड़ रही हैं, हम युद्ध शुरू कर सकते हैं। विशाल ब्रह्मांड में रहस्य और आश्चर्य की मात्रा को मापा नहीं जा सका। रक्त और मांस के जीवन रूपों में मानव जाति और पशु जाति थी, जो दोनों बेशुमार थे। यहाँ तक कि अन्य धातु जीवन रूप, पौधे जीवन रूप, ऊर्जा प्राणी, एआई जीवन रूप आदि भी थे। जीवित प्राणियों के बहुत सारे रूप थे, और खतरनाक स्थानों के संदर्भ में सफेद बौना तारा और न्यूट्रॉन तारा सबसे औसत थे।
वहां और भी खतरनाक क्षेत्र थे। उसी समय अन्य रहस्यमय वस्तुएं भी थी जिन्हें खजाना माना जाता था। इन खजानों का रक्त और मांस के जीवन रूपों पर विशेष प्रभाव पड़ा, कुछ अन्य का अन्य जीवन रूपों पर अन्य प्रभाव पड़ा। विशाल ब्रह्मांड में एक तारा क्षेत्र था, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन तारा क्षेत्र, और इसमें कैंगलैंड स्टार पलक झपकते ही पूरे तारा क्षेत्र का केंद्र बिंदु बन गया, जिसमें कई मजबूत योद्धा आए और वहां उतरे। कैंगलैंड स्टार के शहरों को ज्यादातर प्राचीन शहर और शहरी शहर में विभाजित किया गया था। प्राचीन शहरों में लाखों वर्षों का इतिहास समाहित था, और यूनिवर्स मर्सिनरी एलायंस बेस एक प्राचीन शहर के भीतर था। इस शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत में एक बड़े हॉल के साथ एक मचान था जो लगभग 8,600 मीटर लंबा और लगभग 1,000 वर्ग मीटर था। इतने बड़े हॉल के भीतर लकड़ी की दो बड़ी कुर्सियां एक दूसरे के सामने थीं। सामने कुर्सियों पर चाय और कप रखे हुए थे। दोनों कुर्सियां एक दूसरे के सामने थीं, प्रत्येक में एक व्यक्ति था। उनमें से एक की शक्ल सुंदर और सुंदर थी, लगभग एक देवता की तरह। उसकी आंखें बिजली की तरह दुनिया को घेरने वाली थीं, एक पूर्ण योद्धा। 3x माउंटेन के सेक्टर लॉर्ड जियांग तियानचेन। दूसरी ओर एक गंजा बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी नाक जलमग्न थी, उसकी आंखें अजीब थीं। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पवित्र भूमि के सेक्टर लॉर्ड हरग्रे। दोनों में से जियांग तियानचेन के माथे के केंद्र पर वज्र का निशान था, जबकि हरग्रे के माथे पर बर्फ का निशान था। भले ही दोनों ने कोई शक्ति नहीं फैलाई थी, पूरा बड़ा हॉल अभी भी वज्र ऊर्जा और बर्फ ऊर्जा के प्रभाव के दबाव में था। जियांग तियानचेन, आपने जो शर्तें दी हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। हरग्रे की आवाज कर्कश थी, जैसे दो चाकू आपस में रगड़ रहे हो। आप अपना मन बदल लेंगे, जियांग तियानचेन ने उदासीनता से कहा। दोनों सेक्टर लॉर्ड अस्तित्व के शिखर से संबंधित थे। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार क्षेत्र में वे दोनों बिल्कुल शिखर पर खड़े थे। केवल अमर प्राणी ही अधिक शक्तिशाली थे। वह नौवां राजकुमार ब्रोलिन हरग्रे का पोता था। हरग्रे की शक्ति के कारण इसलिए नौवें राजकुमार के पास स्वयं इतना अधिकार और शक्ति थी। आखिरकार साम्राज्य में कई राजकुमार थे, जिनमें से कई की किस्मत में कभी भी राजगद्दी नहीं संभालना था और उनके पास कोई विशेष शक्ति या विशेषाधिकार नहीं थे। हालांकि अपनी मां के वंश के कारण ब्रोलिन के पास बहुत अधिक शक्ति थी। मैं उनमें से केवल 6 से सहमत हो सकता हूं। हरग्रे की आंखें गंभीर थीं, मानो उसकी निगाहें अंतरिक्ष में छेद कर रही हों। जियांग तियानचेन, यदि आप सहमत हैं, तो यह एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। 9 स्थितियां हैं, एक भी कम नहीं। जियांग तियानचेन ने अपना सिर हिलाया। यदि आप सहमत हैं, तो मैं अंतिम विरासत क्रिस्टल बॉल पासवर्ड आपको दे दूंगा। हरग्रे के लिए अपने चेहरे पर क्रोध को दबाना कठिन हो गया। उसी समय आभासी ब्रह्मांड में अबू काले लंबे वस्त्र पहने जलीय नाक वाला बूढ़ा आदमी हरग्रे तुरंत एक महल में दिखाई दिया। उसके भीतर ब्रोलिन खड़ा था। दादाजी, ब्रोलिन की आंखें चमक उठी, मुझे अभिनय करना चाहिए या नहीं? किसी भी बाद में, और हम इसे नहीं बना पाएंगे। हारग्रे ने आदेश दिया, 3x माउंटेन लोगों के खिलाफ कदम उठाओ, उनके प्रमुख लोगों को मार डालो और उनके एआई कंप्यूटर चुरा लो। देखें कि क्या आप उनसे अंतिम पासकोड प्राप्त कर सकते हैं। थंडर कैसल से पासकोड प्राप्त करने के बाद से उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें एआई कंप्यूटरों में संग्रहीत किया और अपने सेक्टर लॉर्ड जियांग तियानचेन को सूचित करते हुए उन्हें आभासी ब्रह्मांड में स्थानांतरित कर दिया। समझा? ब्रोलिन की आंखें उत्साह और पागलपन के भाव से चमक उठी। दादाजी, आराम करें। हारग्रे ने प्रेमपूर्वक अपने पोते का सिर सहलाया। ब्रोलिन बेहद विनम्र लग रहा था। वह बहुत स्पष्ट था कि कई राजकुमारों में से एक के रूप में उसे जो भी अतिरिक्त शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, वह उसके दादा से ही प्राप्त हुए थे। यहां तक कि शाही परिवार में भी यह अभी भी सत्ता पर निर्भर था। दादा के रूप में सेक्टर लॉर्ड के साथ उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से अलग थी, और कोई भी राजकुमार जो सेक्टर लॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता था, तुरंत सिंहासन ले सकता था। एक विश्व के भीतर विश्व संबद्ध आधार। एक आदेश के साथ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पवित्र भूमि के करीब 150,000 जीवित बचे थे, जिनमें से 60,000 नौवें राजकुमार को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उनके आदेश का पालन करते हुए 60,000 लोग उठे और तेजी से चले गए। 60,000 लोग एक साथ उड़ान भर रहे थे। 2 दिनों की उड़ान के बाद वे आराम करने के लिए रुके। महामहिम, ये वे 2000 कुलीन वर्ग हैं जिन्हें चुना गया है, एक अंगरक्षक ने आदरपूर्वक कहा। ब्रोलिन ने अपने सामने 2000 की मजबूत टीम को देखा। ब्रोलिन मुस्कुराया, हाथ हिलाकर एक डिस्क के आकार का ब्रह्मांड जहाज तुरंत जमीन के एक खाली भूखंड पर दिखाई दिया। ठीक है,
उसकी भंडारण रिंग एक ब्रह्मांड जहाज के भीतर फिट हो सकती है। उनके लिए जहाज के केबिन, निचले केबिन में प्रवेश की व्यवस्था करें, बू लुओलिन ने कहा। उनके 8 अंगरक्षकों ने तुरंत व्यवस्था शुरू कर दी। पूरे जहाज को 3 खंडों में विभाजित किया गया। शीर्ष, मध्य और निचले स्तर, प्रत्येक स्तर की ऊंचाई 10 मीटर थी। इसलिए भीतर के प्रत्येक कमरे में बिस्तर थे जिन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता था। एक कमरा जो 10 वर्ग मीटर की जगह में था और 10 मीटर की ऊंचाई पर 8 लोगों को रखा जा सकता था, वह भी बिना किसी दबाव के। पूरे जहाज में 2000 लोगों को आसानी से रखा जा सकता था। महाराज, 2000 लोगों की सेना तैयार है। ब्रोलिन बहुत उत्साहित था। एक आदेश के साथ जहाज तुरंत ऊपर उठा और आसमान को चीरते हुए उस ओर बढ़ गया जहां 3X माउंटेन सेना तेजी से उड़ी थी। सेना की उड़ान गति की तुलना ब्रह्मांड जहाज से कभी नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड जहाज नियंत्रण कक्ष के भीतर 9वें राजकुमार ब्रोलिन नियंत्रण बोर्ड पर खड़े थे। उनके पीछे उनके 8 अंगरक्षक थे। मास्टर, हमें 3X माउंटेन सेना तक पहुंचने में 1,20,000 किलोमीटर का सफर बाकी है। नियंत्रण बोर्ड की स्क्रीन लगातार सूचना दे रही थी। संपर्क करने जा रहा हूं, 20,000 किलोमीटर, 10,000 किमी, 5,000 किलोमीटर। जहाज ने अपनी गति कम कर दी। पूरी सेना को स्कैन करें, 12 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को इंगित करें, ब्रोलिन ने आदेश दिया। हाँ मास्टर। इस D8 ग्रेड ब्रह्मांड जहाज का स्कैनिंग क्षेत्र कुल 2 लाख किलोमीटर था। 3X माउंटेन सेना के भीतर सभी को आसानी से स्कैन करना। तुरंत एक रोबोट आवाज गूंजी। 3X माउंटेन सेना, कुल 78,503 लोग, 12 महत्वपूर्ण लोगों के स्थान हैं। जहाज के भीतर एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। उस पर विशाल सेना का दृश्य, 12 दीप्तिमान बिंदुओं वाला। इसके साथ ही स्क्रीन के बाईं ओर 12 सिर की आकृतियां दिखाई दी, जिनमें से 2 ब्रह्मांड स्तर, कुछ प्रमुख कप्तान और लुओ फैंग की छवि थी। D6 ग्रेड लेजर तोप का उपयोग करें और उनकी सेना पर बमबारी करें, इससे वे अराजकता में पड़ जाएंगे। इन 12 पर हमला मत करो, इन 12 के पास खजाना है, उनके AI कंप्यूटर में पासकोड हो सकता है। अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो ये बर्बादी होगी। लेजर गन का उपयोग करने और इन 12 को मारने के लिए अन्य 12 की व्यवस्था करें। और अराजकता के दौरान इन 12 से खजाना हासिल करने के लिए तेजी से टीम भेजें, विशेषकर उनके AI कंप्यूटर, ब्रोलिन ने ठंडे स्वर में कहा। 8 अंगरक्षकों ने सम्मानपूर्वक पालन किया। एक ग्रेड लेजर गन, भले ही ब्रोलिन शुरू में 9 लेकर आया था, जब 2 मिलियन सेना ने एक दुनिया के भीतर दुनिया में प्रवेश किया, तो वे और भी साथ ले आए। उनमें से 12 को बाहर निकालना वास्तव में आसान था। जारी रखें। ब्रोलिन ने अपनी आवाज दबा दी, फिर भी उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। 3X माउंटेन की विशाल सेना आसमान में उड़ रही थी। लुओ फैंग और उसकी 4 लोगों की टीम आपस में घुल मिल गई थी, हंस रही थी और बातें कर रही थी। उनका मूड विशेष रूप से अच्छा था। तीसरे भाई, हमने बहुत बड़ा काम किया है। डोमेन लॉर्ड तक ट्रेनिंग के बाद भी हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। वज्र देवता हंसे। अति आत्मविश्वासी और संतुष्ट न हो, होंग मुस्कुराया। लुओ फैंग ने हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से संचार किया। हर कोई सावधान रहे, मेरे स्कैनिंग उपकरण स्कैन किए गए थे। हमें स्कैन करने वाला एक बड़ा स्कैनिंग सिस्टम होना चाहिए, एक बड़ी स्कैनिंग प्रणाली। होंग, थंडर गॉड और एओगू अंदर से चौंक गए। सही। लुओ फैंग ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सभी सावधान रहें। लुओ फैंग और उनकी टीम हाई अलर्ट पर थी। हालांकि पूरी 3X माउंटेन सेना अभी भी चर्चा और हंसी मजाक में लगी हुई थी। 3 बड़े काले सिलहूट जैसे 3 ब्लैक होल बड़ी सेना पर उतरे। लुओ फैंग और उनकी टीम को ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन और आसमान तुरंत शांत हो गए। बिना किसी ध्वनि या निशान के, वे केवल दूर के विस्फोटों और झटकों को देख सकते थे। सैकड़ों स्टार स्तर 9 योद्धा शून्य में वाष्पित हो रहे थे। साथ ही सभी दिशाओं में बिखरे हुए विस्फोटों से दिखाई देने वाली लहरें, बाकी सेना को पार करते हुए, एक बड़ी ताकत के साथ सैनिकों की संख्या मारे जा रहे हैं। उनके कवच और हेलमेट से ताजा खून निकल रहा है। बिना किसी आवाज या निशान के पहले हमले ने 100 मीटर के दायरे में सभी लोगों को मार डाला था। इसके बाद एक बड़ी गड़गड़ाहट हुई, जिससे बड़ी संख्या में खोजकर्ताओं को इसके दुष्परिणामों से पीड़ित होना पड़ा। हजारों लोगों को खोना, इसका कारण सेना का सघन घनत्व भी था। यह है। लुओ फैंग ने भयानक तोप की आग से पूरी तरह से चौंककर अपनी आंखें खोली। लुओ फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क पर किसी सख्त छड़ी से प्रहार किया गया हो। आकाश से प्रकाश की 12 किरणें उतरी। एक झटके में उन्होंने 3X माउंटेन सेना के भीतर 12 लोगों को मार डाला।
जिनमें 2 ब्रह्मांड स्तर के योद्धा और अन्य प्रमुख कप्तान, यहां तक कि लुओ फेंग भी शामिल थे। ची 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 12 लोग तुरंत गिर गए। होंग, थंडर गॉड और एओगू सदमे से जाग गए, और गिरे हुए लुओ फेंग केवल चक्कर खाकर ही अपनी आंखें खोल सके। क्या लुओ फेंग का सिर अभी भी बज रहा था? वह C2 ग्रेड लेजर गन के 12 शॉट थे। 3X माउंटेन में 11 अन्य लोग, जिनमें 2 ब्रह्मांड स्तर भी शामिल थे, सभी मारे गए हैं। आप अपने क्लाउड संपर्क बेल की मजबूती से बच गए। बाबाटा की आवाज लुओ फेंग की चेतना में गूंज उठी।